बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की 3rd एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आइए जी 3rd एपिसोड की तरफ चलते हैं। वो सारी क्लासेस अटेंड करके चंद मिनट पहले फ्री हुई थी तब इसका मोबाइल बचा। ओह करीम, कितनी जल्दी आ गया। रनम ने बैग से मोबाइल निकालते हुए सोचा, मगर अननोन नंबर को देखकर वो सोच में पड़ गई, कौन हो सकता है। रनम बाहर आओ जल्दी। कॉल रिसीव करती हेलो बोलने से पहले रनम को अपने कानों में आवाज़ सुनाई दी। कौन बोल रहा है? रनम ने नासमझी से पूछा। काशान बात कर रहा हूँ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ, काशान ने कहकर कॉल काट दी। आज माया की वजह से इसका मूड ख़राब हो रहा था, मगर रनम का ख्याल आते इसकी याद भी आई। करीम से यूनिवर्सिटी की टाइमिंग और रनम का नंबर लेकर करीम को मना करता हुआ खुद रनम को यूनिवर्सिटी को लेने पहुँच गया। थोड़ी देर में से रनम यूनिवर्सिटी के गेट से निकलती हुई नजर आई। रेड कलर की शॉर्ट कमीज़ के साथ हमरंग दुपट्टा गले में डाले, वाइट ट्राउज़र पहने हुए उसे अपनी तरफ आती दिखाई दी। थोड़ी देर में करीम आता होगा मुझे लेने के लिए। काशान ने कार का दरवाज़ा खोला तो इसने खिड़की से झांकते हुए कहा, वो नहीं आएगा, इसे मैं मना कर चुका हूँ, कार में बैठो। काशान ने रनम को देखते हुए जवाब दिया। मगर इसे आपने क्यों मना किया? रनम ने हैरत से पूछा। सारी बातें इस गर्मी में तुम्हें यही खड़े होकर पूछनी है, कार में बैठो। काशान ने दोबारा संजीदगी से बोला, बल्कि ऑर्डर दिया। तो रनम थोड़ा हिचकिचाते हुए कार में बैठ गई। वैसे भी यशल के एंगेजमेंट में इसी के साथ जाना था। आज सुबह ही तो सबके मना करने पर इसने ये अनायत रनम पर की थी। रनम के बैठते काशान ने कार स्टार्ट कर दी। कार में मुकम्मल खामोशी थी। काशान ने ड्राइविंग के दरमियान रनम पर नजर डाली। वो हाथ में मौजूद टिश्यू को बार बार उंगली में रोल करी थी। काशान समझ के शायद वो नर्वस हो रही है, पर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। काशान ने सोचा, फिर कुछ ख्याल आने पर इसने कार घर से दूसरी साइड पर मोड़ी। हम यहाँ क्यों आए हैं? आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोकी तो रनम ने परेशान होकर काशान से पूछा, लोग यहाँ क्यों आते हैं? चलो उतरो गाड़ी से। काशान बोलने के साथ ही खुद भी कार का दरवाज़ा खोलकर उतर गया। नाचार रनम को भी कार से उतरना पड़ा। ये शख्स अजीब ही लगता था। जब भी से टकराव होता हमेशा रोब जमाता था। हंसकर बात तो वो सिर्फ बाकी घर वालों से करता था। मालूम नहीं इसने मैंने क्या बिगाड़ा इसका। काश शक्ल अच्छी होने के साथ साथ इसका अखलाक भी अच्छा होता तो भला क्या सोच जाता। रनम कार से उतरने के बाद इसको देखते हुए सोचने लगी। आप नहीं खाएंगे आइसक्रीम? अपने सामने आइसक्रीम का बाउल देखकर रनम ने झिझकते हुए काशान से पूछा, जो किसी को देख रहा था। आइसक्रीम मुझे कुछ खास पसंद नहीं, तुम बताओ आइसक्रीम के अलावा तुम्हें और क्या क्या पसंद है? अजनबियत की दीवार गिराने की गर्ज से काशान ने इससे सवाल किया। मुझे बारिश में भीगना पसंद है, मूवीज़ देखना पसंद है, सिंगिंग, ममा के हाथ का चाउमीन, भैया के साथ बैडमिंटन खेलना और लॉन्ग ड्राइव, फ्रेंड के साथ आउटिंग, शॉपिंग वगैरह वगैरह। और आपको क्या पसंद है? शायद दोस्ती का आगाज़ इनमें हो चुका था, इसलिए रनम ने आइसक्रीम खाते हुए इससे पूछा। मुझे तुम्हारी आंखों का कलर पसंद है। काशान के संजीदगी से बोलने पर रनम का मुंह में जाता हुआ चमचा वहीं रुक गया। वो चुप करके इसे देखने लगी। क्या हुआ? काशान ने दोबारा इसको नर्वस देखकर सवाल किया। घर चले? रनम ने घबरा कर कहा। चलते, पहले आइसक्रीम खाओ अपनी। काशान नरमी से इसको देखकर बोला। इस वक्त रनम को रह रहकर काशान के नरम लहजे खुद से बातें करने पर हैरत हो रही थी। अब नहीं खाई जाएगी, रनम ने टेबल को घूरते हुए बोला। अब क्यों नहीं खाई जाएगी? अब ऐसा क्या हो गया? वो इसकी कैफियत से लुत्फ़ उठाता हुआ बोला, मम्मा वेट कर रही होंगी, मुझे मम्मा के पास जाना है। रनम इसकी बात और देखने के अंदाज से कंफ्यूज होने लगी। और शादी के बाद क्या होगा? मम्मा को क्या जहेज़ में लेकर जाओगी? काशान इसको देखता हुआ नरमी से पूछ रहा था। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? रनम को अपनी हथेलियों में आई रनम ने अपनी हथेलियों में आई नमी को टिश्यू में जज़ब करते हुए कहा। क्यों, तुम्हें ऐसी बातें अच्छी नहीं लग रही? काशान ने मुस्कुराहट छुपाकर इसको देखते हुए पूछा तो रनम ने बगैर इसे देखे नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा तो फिर बताओ कैसी बातें करो तुमसे? काशान की बात पर इसने कोई जवाब नहीं दिया। काशान को लगा वो इससे और कुछ बोलेगा तो वह यहीं बैठकर रोना शुरू कर देगी। चलो ऐसी वैसी बातें छोड़ो, काम की बात सुनो। एक माँ तुम्हारे पास, या तो कुकिंग की क्लास ले लो या घर में कुक से खाना बनाना सीख लो। काशान की बात पर रनम ने नज़र उठाकर काशान को देखा। मगर क्यों? सबस आंखों में हैरत समाई इसने पूछा। इसलिए कि मुझे घर का बना हुआ खाना पसंद है। काशान कहने के साथ ही उठा था। रनम भी उठ कर इसके पीछे चल दी और इसकी बात पर गौर करने लगी। रूह अफ़ज़ा राहते जान, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। वो दोनों आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकले। दो लड़के वहीं खड़े रनम को देखकर हाँकने लगे। वो यकीनन रनम के लाल कपड़ों को देखकर इस पर फिक्रा कस रहे थे। काशान को गुस्सा आने लगा। जाओ कार में बैठो। काशान ने रनम को कार की चाबी देते हुए कहा। रनम ने इसके चेहरे पर गुस्से के आसार देकर चुप करके इसके हाथ से चाबी ले वहाँ से चली गई। इसके जाने के बाद काशान ने लड़कों के पास आया और आने के साथ ही फिक्रा कसने वाले लड़के के मुँह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। लड़का बिल्कुल झींगर सा था जब एक थप्पड़ में नीचे गिर गया। कुछ तशवी हुई या और बुझाऊँ तेरी प्यास? राह चलते आदमी ने काशान को पकड़ा। काशान अपना आप छुड़ाकर इससे पूछने लगा। वो लड़का माफ़ी मांगता हुआ वहाँ से भाग गया। काशान आकर गाड़ी में बैठा और कार स्टार्ट कर दी। घर आने तक रनम ने कनखियों से दो बार काशान को देखा। इसके चेहरे पर सख्त तासुरात छाए हुए थे, जिसे देखकर रनम ने इसे मुखातिब करने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर पहले वाली नरमी अब संजीदगी में हाइल हो गई थी। अगर वो अच्छे से बात करे तो शायद इतना बुरा भी नहीं लगे। रनम कनखियों से उसको देखते हुए सोचने लगी। घर के पास कार रुकी तो रनम कार से उतर गई। हाथ छोड़ो मेरा, वरना उल्टे हाथ का मुँह पर दूंगी।
सीरत कांस्टेबल से कहते हुए इससे हाथ छुड़ाकर खुद पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुई, जहाँ सुबान से देखकर हैरान हुआ। वहीं सीरत सुबान को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर डबल हैरान हुई थी। ये देखिए सर, आजकल की लड़कियां मर्दों से बराबरी करने के चक्कर में मर्दों की तरह पॉकेट मारने लगी हैं। कांस्टेबल ने सुबान को मुखातिब करते हुए कहा, बकवास कर रहा था वो आदमी, इसका वॉलेट नीचे गिरा हुआ था, मैंने इसे उठाकर देने की कोशिश की, इसने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें बता दिया। सुबान को देखकर बगैर शर्मिंदा व ढिठाई से झूठ बोलते हुए कांस्टेबल से बोली, ओ बिब्बी, जितने पैसों का तुम आटा खरीद कर खाती हो इतने का मैं भी खाता हूँ, बेवकूफ़ समझा हुआ क्या, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कांस्टेबल ने सीरत को देखकर कहा, अगर अब तुमने मुझे चोर का तो मुक्का मारकर तुम्हारी नाक तोड़ दूंगी। सीरत गुस्सा करके तपते हुए बोली, क्योंकि वो कांस्टेबल इसे सुबान के सामने बार बार चोर कह रहा था। तमीज़ से बात करो, ये पुलिस स्टेशन है, कोई पहलवान का अखाड़ा नहीं, और तुम पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस वाले से बदतमीज़ी करी हो। सीरत के बोलने पर सुबान तेज़ आवाज़ में सख्त लहजा इख्तियार करते हुए बोला। सुबान को गुस्से में देखकर सीरत और कांस्टेबल दोनों चुप हो गए। सर, क्या करना है इस लड़की का? कांस्टेबल ने गला खनकारते हुए सुबान से पूछा। ड्यूटी पर जाओ अपनी। कांस्टेबल पर सख्त निगाह डालकर सुबान ने इसे मुखातिब किया। वो सुबान को सलूट मारता हुआ वहाँ से चला गया। चलो। सुबान ने सीरत को देखकर इतना ही कहा और खुद पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। सीरत को भी इसके पीछे बाहर आना पड़ा। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? गाड़ी की तरफ बढ़ता देखकर सीरत ने सुबान को मुखातिब किया। सीरत, अपना मुंह बंद रखो और गाड़ी में चुप करके बैठो। वो किशान के बताया हुआ एड्रेस पर पिछले 2 दिन से लगातार जा रहा था, मगर इसे वहाँ पर ताला लगा मिल रहा था। बराबर वालों से पूछने पर इन बाप बेटी का कोई पता ही आने जाने का टाइम मुकर्रर नहीं था, मगर आज सीरत को पुलिस स्टेशन में देखकर इसे शदीद गुस्सा है। मैं सीरत नहीं हूँ, बताया तो था इस दिन, समझ में नहीं आता तुम्हें? सीरत को 14 साल पहले इसकी अचानक बताए बगैर जाने पर गुस्सा तो था ही, इसे रनम के साथ देखकर मजीद गुस्सा है। और वो 3 दिन पहले का शान इसके घर आया, यकीनन इसने अपने भाई को बताया होगा सीरत का, मगर उसे देखने तक नहीं आया। भला सीरत को क्या ज़रूरत थी इसे पहचानने की? तो तुम सीरत नहीं हो। सुबान ने अपनी तरफ का कार का दरवाज़ा बंद करके सीरत के पास आकर पूछा, तो क्या अब स्टैम्प पेपर पर लिख के दूँ? सीरत ने बोलकर सर झटका। तो ठीक है, आज चोरी के जुर्म में हवालात की हवा खाकर देखो पे। सुबान ने इसका हाथ पकड़ा और खींच कर अंदर ले जाने लगा। सोबी, क्या कर रहे हो? छोड़ा मेरा हाथ, पागल तो नहीं हो गए? सीरत अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। अब इनकार करो कि सीरत नहीं हो। सीरत का हाथ छोड़कर इसकी आंखों में झांकते हुए बोला, हाँ हूँ तो फिर? सीरत ने इतरा कर बोला तो सुबान ने अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोली। कार में बैठो। सुबान ने बोलते हुए ड्राइविंग सीट संभाली। सीरत भी आकर कार में बैठ गई। कार सीरत के फ्लैट के आगे आ रुकी। सीरत दरवाज़ा खोलकर उतरी, फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो सुबान ने भी इसकी पैरवी की। अब बताओ, इतने सालों बाद मिली, किस बात पर खफा? फ्लैट के अंदर दाखिल होकर सुबान ने इसे नरम लहजे में दरियाफ्त किया। थोड़ी देर पहले आने वाला गुस्सा अब कहीं गायब हो गया था। वजह भी मैं ही बताऊं, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? नाराज़गी अब कहाँ रही थी, फिर भी शिकवा करती नज़रों से सीरत ने इसे देखकर कहा। बताए बगैर वहाँ से नहीं किया था सीरत। इस दिन तुम अपने घर पर मौजूद नहीं थी और ना तुम्हारे अब्बा। 1 हफ्ते बाद वापस आया था सिर्फ तुम्हारे लिए, तब तक तुम लोग भी घर छोड़कर जा चुके थे। वो अब नरमी से वजह बताने लगा, जिस पर सुबान को लगा वो नाराज़ होगी। साल बाद तुम मुझे दिखे हो, 14 साल बाद तुम मुझे दिखे हो, वो भी किसी लड़की के साथ। मैं पूछती हूँ, कौन है भरी आंखों वाली हसीना जिसके हाथों से तुम बड़े मज़े से सैंडविच ठूंस रहे थे? इसके नरमी से वजाहत देने पर सीरत को और भी शदीद गुस्सा है। शायद इसे गुस्सा इसी बात पर आया था, इसलिए वह इसका गिरबान पकड़कर पूछने लगी, जिस पर सुबान को हंसी आ गई। वो रनम है यार, बहन जैसी, बल्कि बहन ही है वो मेरी। सीरत का जलने वाला रूप सुबान को मज़ा दे गया। पक्का सिर्फ बहन है? सीरत अब भी मशकूक नज़र से इसे देखकर कन्फर्म करी। पक्का, तुम्हारे सर की कसम। सुबान ने इसके हाथ अपने गिरबान से हटाकर अपना हाथ इसके सर पर रखते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं मेरे सर की कसम खाने की, पता चला कल मैं ही मर जाऊँ। सीरत ने इसका हाथ झटकते हुए कहा तो सुबान ने इसका हाथ पकड़ा। इतनी बेतपारी आ गई 14 साल में? सुबान इसकी आंखों में झांकते हुए शिकवा करने लगा। काशी यहाँ पर 3 दिन पहले आया था, क्या इसने मेरे बारे में नहीं बताया तुम्हें? सीरत ने सुबान से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं 2 दिन से मुसलसल चक्कर लगा रहा हूँ घर में, तुम टिकती कब हो और ये क्या करती फिर रही हो सीरत तुम? सुबान ने दोबारा वजाहत देने के बाद इसे शिकवा किया। क्या करती फिर रही हूँ? झूठ बोला था मोटा कांस्टेबल। सीरत साफ मुकर गई। सीरत प्लीज़, कम से कम तुम मुझसे झूठ ना बोलो, और अगर मैंने तुम्हें कोई उल्टे सीधे काम करते हुए देखा ना तो। सुबान ने इसको वार्न करना चाहा, मगर इसकी बात मुकम्मल होने से पहले सीरत ने अपने दोनों हाथ इसके आगे कर दिए। हथकड़ी लगाओगे ना तुम, पुलिस वाले जो बन गए हो। सीरत के बोलने पर सुबान ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। इससे पहले वो कुछ कहता, फ्लैट का दरवाज़ा खुला, नासिर अंदर आया। सुबान ने फ़ौरन इसके हाथ छोड़े और सीरत एकदम पीछे हुई। साहब, मेरी बच्ची ने कुछ नहीं किया, शक्ल देखो इसकी, चोर लगती है कहीं से, बहुत मासूम है मेरी बच्ची, हम बहुत गरीब लोग हैं, सफ़ेद पोश। नासिर ने अपने घर पुलिस को देकर इसके आगे हाथ जोड़कर रोना शुरू कर दिया। वही सीरत ने अपना सर पकड़ लिया। सुबान तासुब से नफ़ी में सर हिलाकर सीरत के अब्बा के ड्रामे देखने लगा। अब्बा चुप हो जाओ, ये सोबी है अपना, वही पुराने मोहल्ले वाला सोबी, काशी का भाई। सीरत ने नासिर के पास आकर इसको आंखें दिखाकर चुप कराना चाहा। हाँ याद है, सोबी जवान हो गया माशाल्लाह, और पुलिस भी बन गया, यहाँ क्यों ले आई इसको? नासिर ने मुस्कुराकर मगर आखिरी जुमला सीरत के कान में सरगोशी करते हुए कहा, जिस पर सीरत नासिर को आंखें दिखाकर ज़बरदस्ती मुस्कुराई। बैठो, तुम अब्बा के साथ चाय बनाकर लाती हो। मुस्कुराकर सुबान से बोली किचन में चली गई। सुबान वहीं कुर्सी पर नासिर के साथ बैठ गया, नासिर से बातें करने लगा। इसने सीरत और नासिर दोनों को बहरोज़ और यूसरा के बारे में बताया।
आंटी रनम को भेजते बाहर, मैं कार में इसका वेट कर रहा हूँ। काशान ने युसरा को अपने रूम में आते देखा तो बोला, हाँ मैं तुम्हें यही बताने आई थी, यशल ने पार्लर से आते हुए रनम को पिक कर लिया, बस अब तुम्हें इसे लेने जाना होगा। युसरा ने मुस्कुराते हुए काशान को बताया, मगर युसरा की बात सुनकर काशान की पेशानी पर बल नमूदार हुए, जिसे फ़ौरन छुपा के, मगर आपने इसे इजाज़त क्यों दी? मैं छोड़ रहा था, सोबी ने मुझे एहतियात से इसे ले जाने और वापस लाने के लिए कहा था। काशान ने संजीदगी से बोला तो युसरा मुस्कुरा दी। से काशान का यूँ रनम की फ़िक्र करना अच्छा लगा था। दरअसल यशल ही रनम की ऐसी इसकी फ्रेंड है जिसके भरोसे मैं रनम को भेज देती हूँ और किसी के साथ अलाउ नहीं करती। अब तुम्हें इसे एहतियात से घर ले आना। युसरा के कहने पर काशान ने सर हिलाया। युसरा के रूम से जाने के बाद काशान भी लब भेज के कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आओ फ़ौरन। यशल के घर के बाहर गाड़ी रोके काशान ने मोबाइल पर कॉल मिलाकर रनम को कहा, वखरा अब्बा बन के फिर पे, मगर मुझे तो अभी 1 घंटा हुआ यहाँ आए हुए। रनम ने अपने मोबाइल पर काशान की कॉल देखी तो सोच में पड़ गई। कॉल रिसीव की तो इसकी बात सुनकर आहिस्ता आवाज़ में एहतजाजन बोली, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? क्या कह रहा हूँ? फ़ौरन बाहर आओ इस वक्त। काशान ने इसे डांट कर और कॉल काट दी। थोड़ी देर बाद इसे घर के गेट से रनम बाहर आती दिखाई दी। वो बेखुद सा होकर इसे देखने लगा। अपनी आंखों के हमरंग कपड़ों में वो कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। काशान गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। वो बुझी बुझी सी चलती हुई इसके पास आई। काशान की नज़रें भटक कर इसके गहरे कलर स्लीव से छलकते बाजुओं पर पड़ी। दुपट्टा सही से लो और फ़ौरन गाड़ी में बैठो, काशान ने अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए कहा। मगर अभी तो फंक्शन स्टार्ट हुआ है। रनम ने काशान के तासुरात देखकर मिनमिनाते हुए कहा, क्या बोली हो? ज़रा फिर से बोलो। काशान ने नाजुक से बाजू को सख्ती से पकड़ते हुए इस्तफसार किया, जिस पर रनम ने हैरत से इसको देखा। काशान के सख्त हाथों की उंगली अपने मुलायम से बाजू में गड़ती महसूस हुई तो रनम को रोना आने लगा। वो चुप करके गाड़ी में बैठ गई। दुपट्टा खोल कर लो, बाजू ढको अपने। काशान खुद भी गाड़ी में बैठे हुए इसके गले में पड़े दुपट्टे पर की निगाह डालते हुए गोया हुआ। काशान की नज़र दूधिया बाजू पर पड़े अपने उंगलियों के निशान पर गई, मगर इस वक्त तर्स खाने के मूड में ज़रा नहीं था। रनम ने पूरा दुपट्टा खोलकर अपने बाजू को ढका और आंखों में आई नमी साफ़ की। बाल बांधो, अपने लिपस्टिक भी साफ़ करो। काशान के आवाज़ पर रनम ने एक बार फिर शिकवा भरी नज़र इस पर डाली, जिससे काशान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि इसकी तरफ टिशू बढ़ाया। रनम चुप करके टिशू थाम कर अपने होठों पर रगड़ने लगी। बालों का जूड़ा बना लिया। जूड़ा बनाते हुए यही सोच रही थी कि इतनी इंस्ट्रक्शन तो कभी बाबर भैया ने भी नहीं लगाई। काशान ने कार स्टार्ट कर दी तो रनम को मजीद रोना आने लगा। किस बात पर रोना आ रहा तुम्हें? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? इस तरह के कपड़े बंदा घर में पहन ले, अच्छा लगेगा हर कोई नज़र भर भर के देखे? मुझे तो इस तरह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। काशान कार ड्राइव करते हुए से रोता देखकर संजीदगी से बोला, फंक्शन में ऐसी ड्रेसिंग की जाती है, बाल खोलती हैं लड़कियां, मेकअप करती हैं। रनम ने हिम्मत जमा करके अपने हक में बोलना चाहा। हाँ, मगर अभी तुम फंक्शन में नहीं, मेरे सामने हो, इसलिए बाल बनवाने और लिपस्टिक चटाने को बोला। काशान ने ड्राइविंग करते सरसरी निगाह इसकी रोई हुई आंखों पर डाली। बाल बंधवाने, लिपस्टिक छुटवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दिल अब भी इसके लिए बेईमान हुआ जा रहा था। तो काशान ने लंबी सांस खींची। मैं आपके सामने मेकअप नहीं कर सकती या बाल नहीं खोल सकती? मुझे तो इस बात का मतलब समझ नहीं आया। रनम को रह रहकर फंक्शन अटेंड न करने का मलाल हो रहा था। फिर काशान के रहम पड़ने पर मजीद हिम्मत करके बोली, अभी के अभी सारे मतलब समझाने वाले नहीं, आगे जाकर इकट्ठे एक बार ही समझा दूंगा सारे मतलब। अब की बार वो रनम को देखने से गुरेज करते हुए सामने ड्राइविंग करता हुआ बोला, नहीं मुझे तो अभी जानना इस बात का मतलब, आप बताएं मुझे। रनम की बात पर काशान ने गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखा। रनम को लगा जैसे वो मुस्कुराहट छुपा गया। रनम मजीद झंझलाई, अगर अभी मतलब समझाने बैठ के ना तो यहीं कार में बेहोश हो जाना तुम्हें। संजीदगी से बोलने के बावजूद इसकी आंखें मुस्कुराती थी। रनम की लस के रहेगी। खाना खाया तुमने? काशान ने रनम के ख्याल की गर्ज से पूछा। ऐसा मौका आपने आने कब दिया? दोबारा रनम की ज़ुबान से शिकवा फिसला तो काशान ने कार का रुख रेस्टोरेंट की तरफ किया। रनम ने हैरत से थूक छाँव के मजाज जैसे शख्स को देखा। कार से उतरो, खाना खुद यहाँ पर चल कर नहीं आएगा। काशान ने कार पार की। रनम की नज़रें अपने ऊपर महसूस करके बोला। रेस्टोरेंट में आकर काशान ने कैबिन बुक कराया, खाना ऑर्डर किया। मैं जब तुम्हारा प्रोग्राम मेरे साथ जाने का था तो तुम अपने दोस्त के साथ क्यों गई? अब वो दोबारा संजीदगी से रनम को देखकर पूछने लगा, तो आप इसलिए मुझे वहाँ से लेकर आ गए क्योंकि मैं आपके साथ नहीं गई? रनम ने हैरत से दरियाफ्त किया, गुड, तुम तो काफ़ी होशियार होती जा रही हो। सिगरेट सुलगाते हुए काशान ने इसको दाँत तलब नज़रों से देखा तो रनम को और इस हैरत होने लगी। आप ऐसा क्यों करें मेरे साथ? रनम ने अभी भी हैरानगी से इसको देखा था। कैसा कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? वो अब गहरी नज़रों से इसको देख रहा था, पूछ रहा था। रनम इसकी आंखों की तपश से अपनी नज़रें झुका गई। यही जो कर रहे हैं ये सब ठीक नहीं है। रनम ने घबराकर मेज़ की सतह को घूरते हुए कहा, ये इल्ज़ाम है मुझ पर, मैं तुमसे पूरे 5 कदम के फासले पर बैठा हूँ, इतनी दूर से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ मुसलसल गहरी नज़रों से देखकर रनम को नर्वस करने पर तुला था। इतने में वेटर खाना लेकर आया तो काशान को कुछ खास भूख नहीं थी, मगर रनम के साथ देने के लिए खाना खाने लगा ताकि अब वो भी रिलैक्स होकर खाना खा ले। अभी खाने का दौरान हुआ था। रनम की आंखों में कुछ चुभन का एहसास हुआ। आंख को जोर से मसलने पर इसे जलन होने लगी। टेबल पर ब्लैक पेपर खुला हुआ रखा था, शायद फ़ैन की हवा से उसकी आंख में चला गया। इधर दिखाओ क्या हुआ। रनम को आंख पूरी तरह मसलता देख काशान खाना छोड़ के इसके पास और इसे खड़ा करके चेहरा ऊपर उठाकर इसकी आंख को अपनी उंगली की पुर से ऊंची करके देखने लगा। कुछ चला गया, शायद जल रहा है बहुत। रनम के बोलने पर काशान टिश्यू पेपर से आंख की साइड साफ करने लगा जो कि रेड हो चुकी थी। क्या अभी भी जल रहा है? वो आहिस्ता आहिस्ता इस आंख में फूंक मारकर रनम से पूछने लगा, नहीं अब ठीक है, आप पीछे हटें प्लीज़। रनम के घबरा कर बोलने पर काशान को एहसास हुआ कि इसके बेहद करीब खड़ा था। कैबिन में इतनी स्पेस मौजूद नहीं थी कि रनम खुद पीछे होती।
जब इसकी बात का काशान ने नोटिस नहीं लिया तो रनम ने काशान के सीने पर अपने दोनों नाजुक हाथ रखकर इसे पीछे करना चाहा। काशान ने टस से मस हुए बगैर इसके नाजुक हाथ अपने सख्त हाथों में थाम कर नीचे की और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर ऊंचा किया। काशान प्लीज़। रनम की हार्ट बीट जो इसके करीब आने से पहले बढ़ी हुई थी, मजीद इसकी जुर्रत पर रनम को लगा इसका दिल अभी के अभी बंद हो जाएगा। एक दफ़ा फिर मेरा नाम लो। रनम का चेहरा अपने चेहरे से और करीब करके वह इसके मुंह से अपना नाम सुनने की ख्वाहिश करने लगा। काशान मुझे डर लग रहा आपसे। इसकी कुर्बत को देखकर रनम की हालत कहर होने लगी। मुझे भी। वो उसके होंठों पर छुपने वाला था। रनम ने चेहरे का रुख दूसरी सिमत किया। रनम के कान के झुमके ने काशान के चेहरे को छुआ। काशान ने अपने होंठों से इस झुमके को सहरा में इस लम्हे को मोबाइल की बेल ने तोड़ा तो काशान शहर से आज़ाद हो पीछे हटकर पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला, कॉल रिसीव की। जी आंटी, वहीं के लिए निकला हूँ, बस आधे घंटे में रनम को लेकर घर आता हूँ। यूसरा से बात करके कॉल रखी। रनम अभी भी वैसी की वैसी सुन खड़ी थी। एक बार दोबारा काशान इसके पास है, इसका दुपट्टा ठीक करता है। इसे देखकर बोला, चलो घर चलते हैं, आंटी वेट कर रही होंगी। रनम पर भरपूर नजर डालकर कैबिन से बाहर निकल गया। रनम अपने आप को नॉर्मल करती हुई इसके पीछे आई थी। सही हो तो अब्बा बने आया। कार में मुकम्मल खामोशी थी। रनम अपने दोनों हाथों को गोद में रखे नज़र झुकाए बैठी थी। काशान ड्राइव करते हुए एक नज़र इस पर डाल लेता। खामोशी जब तूल पकड़ने लगी तब काशान ने लंबा सांस खींचकर रनम का नाजुक हाथ अपने हाथ में लिया। अब वो एक हाथ से स्टीयरिंग थामे ड्राइविंग कर रहा था। इसे बेशक तुम मेरी खुदगर्जी समझ लो या फिर मन मानी कि मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं जानी और तुमसे पूछे बगैर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया। रनम, सोबी ने तुमसे हमारे बचपन के बारे में तो जिक्र किया होगा। हमारा दोनों का पूरा बचपन ही महरूमियों में गुजरा, जिसका असर सोबी ने शायद इतना नहीं लिया होगा, या फिर यूँ कह लो कि शुरू से ठंडे मिजाज का बहुत आसान सा इंसान है, मगर जिस माहौल में हम दोनों पले बड़े थे इसका असर लेते हुए मेरे अंदर सख्ती सी आ गया। शायद मैं शुरू से थोड़ा पेचीदा बंदा हूँ, गुस्सा जल्दी आ जाता है मुझे। बचपन की महरूमी और जेल के माहौल ने मेरे अंदर तलखी पैदा कर दी है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके मैंने तलख बातों और यादों को भूल सकता हूँ। क्या तुम मेरी इन तलखियों को दूर करने में मेरी मदद करोगी? प्रॉमिस करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके खुश रखने की कोशिश करूँगा। मेरी ज़िंदगी में जो भी खुला रह गया इस खुला को सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी पूरी कर सकती है। क्या मैं तुमसे उम्मीद रखूँ कि तुम मेरा साथ दोगे? काशान नरम लहजे में इसका हाथ थामे इससे पूछा था। इस वक्त वो रनम को एक अलग ही इंसान लगा। मालूम नहीं क्यों रनम का दिल नहीं चाहे इसके हाथ से अपना हाथ छोड़ा। इसने अपने सख्त हाथों से बहुत नरमी से रनम का हाथ थामा हुआ था। रनम इसको देखकर मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट यकीनन इसकी आमाद की थी, इसलिए काशान भी मुस्कुरा दिया। माँ सदके चली जावे, मुस्कुराहटा पास हो रही हैं, इतने तक गल जा पहुँची। हफ्ते भर की टफ रूटीन के बाद आज वो घर में रिलैक्स सबके साथ बैठा हुआ था। शहर में जगह जगह ऑपरेशन की वजह से पूरा हफ्ता सुबान का बिजी गुजरा, जिसकी वजह से घर भी इसका रात को लेट आना होता। सीरत से भी इसकी दो दफ़ा ही बात हुई थी, जिसमें इसने नासिर की तबीयत खराबी का जिक्र किया। हफ्ते भर की टफ ड्यूटी के बाद आज इसे छुट्टी का दिन नसीब हुआ। दोपहर का वक्त था और इतवार के दिन की वजह से बहरोज़ का शान और रनम भी घर पर मौजूद थे। रनम यशिल के एंगेजमेंट के बाद अपने सेमेस्टर्स में बिजी होगी। इस दिन कैबिन वाले वाक़े के बाद 3 दिन तो वो काशान के सामने भी नहीं आई। दूसरा पेपर्स की वजह से खाना बेडरूम में मंगवा ली थी, मगर बहरोज़ के कहने पर खाना सबके साथ बैठ कर खाओ। वो अपने रूम से निकलती, मगर काशान के सामने पाकर इसकी नज़र झुक जाती। मेडिसिन रख ली आपने अपनी सारी, कब तक वापसी करेंगी? दोपहर के खाने के बाद सुबान यूसरा से पूछने लगा। फ़रा बहुत दिनों से यूसरा को बुला रही थी, तो यूसरा का हैदराबाद जाने का प्रोग्राम बन गया। सब कुछ रख लिया मैंने, बस तुम अपने बाबा का ख्याल रखना। वापसी इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में कर लूँगी। यूसरा ने सुबान को देखते हुए कहा। कैसे जाएंगी आंटी, मैं आपको छोड़ आता हूँ। काशान ने यूसरा को देखकर कहा तो यूसरा मुस्कुरा दी। नहीं बेटा, मैं ड्राइवर के साथ आसानी से चली जाऊँगी। सुबान को भी मैंने मना किया, इतनी टफ ड्यूटी के बाद वो कहाँ ड्राइव करेगा। तुम भी छुट्टी का दिन घर में एंजॉय करो। ये प्लेट क्यों खाली है, सही से खाना निकालो। अरे बहरोज़, आप ये कौरमा तो टेस्ट करें, आज आपकी साथजादी ने अपने हाथों से बनाया। यूसरा ने काशान को जवाब देकर बहरोज़ को मुखातिब किया। बेसाख्ता काशान की निगाह रनम की तरफ उठी। रनम ने जल्दी से अपनी निगाह प्लेट की तरफ झुका ली और खाना खाने लगी। ये मंजर सुबान की आंखों से छुपा नहीं रह सका। अरे वाह, मेरी बेटी ने खाना बनाया, लाओ मुझे दो। बहरोज़ ने खुश होते हुए यूसरा से डिश ली। बहरोज़ के बाद काशान अपनी प्लेट में कौरमा निकाला। काशी मुझे भी दो, फर्स्ट टाइम मेरी बहन ने कोई चीज़ बनाई है। पता तो चला कैसा बना है, सुबान ने काशान को मुखातिब करते हुए कहा। सब ने खाना अच्छे माहौल में खाया। इतने में सुबान के मोबाइल पर सीरत की कॉल आई। वो एक्सक्यूज़ करता वहाँ से उठकर बाहर आ गया। हाँ सीरत, कैसी हो तुम? आज शाम में तुम्हारी तरफ चक्कर लगाता हूँ, सुबान ने कॉल रिसीव करते हुए सीरत से कहा। सो भी शाम में नहीं, प्लीज़ तुम अभी आ जाओ, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं, मैं इन्हें अस्पताल लेकर आई हूँ। सीरत आवाज़ से सुबान को काफ़ी परेशान लग रही थी। ठीक है, परेशान मत हो, मैं पहुँच रहा हूँ। सुबान कॉल काट कर अंदर आया और एमरजेंसी का कहकर कार की कीज़ उठाता हुआ बाहर निकल गया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? सुबान सीरत के बताए हुए गवर्नमेंट अस्पताल में पहुंचा तो सीरत से बाहर कॉरिडोर में मिल गई। दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं, बाकी डॉक्टर डायलिसिस के लिए बोल रहे हैं। सो भी अब्बा ठीक तो हो जाएंगे ना? सीरत इसे बहुत मायूस और परेशान लगी। वो सुबान को देखकर उम्मीद से पूछने लगी। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो अंकल के पास रूम में चलते हैं। सुबान इसे तसल्ली देता हुआ इसके साथ रूम में पहुंचा। ये जनरल वार्ड था, जहाँ पर चंद मरीजों के दरमियान एक बेड पर नासिर लेटा हुआ था। सो भी तुम आगे बेटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। सुबान को देखकर नासिर के चेहरे पर रौनक आई। आप परेशान मत हो अंकल, इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे, सुबान ने नासिर को तसल्ली देते हुए कहा।
सेहतियाब नहीं भी हुआ तो क्या हुआ बेटा, ज़िंदगी किससे वफ़ा करती है। परेशान तो मैं अपनी झिल्ली की वजह से हूँ, मेरे बाद इस पगली का कोई नहीं रहेगा, अकेली रह जाएगी ये। नासिर ने सीरत को देखते हुए कहा जो बेड के पास आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। इससे पहले तो सुबान ने सिर्फ इसे झूठे मूठ के आंसू बहाते देखा था। आप ऐसी नाउमीदी की बातें क्यों करें, डायलिसिस तो अब आम सी बात हो गया, आप सीरत की फ़िक्र बिल्कुल नहीं करें। सुबान ने एक नज़र सामने खड़ी सीरत को देखते हुए नासिर से कहा, बेटी का बाप हो, फ़िक्र तो होगी। सोबी बेटा तुम मेरी सीरत से निकाह कर लो। नासिर की बात पर दोनों एकदम चौंके। अब्बा कैसी बात कर रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो तुम, सीरत तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी, और सोबी से उल्टी सीधी बात मत करना। नासिर को एकदम सुबान के सामने निकाह का बोलना सीरत को सुबान से मोहब्बत के बावजूद अपना आप बेमोल लगा। वो तड़पी उठी। तू चुप कर, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, सोबी से बात कर रहा हूँ। बोलो बेटा आज ही मेरी बेटी से निकाह करो कि मेरी आंखों के सामने इसे एक बाप की आखिरी ख्वाहिश समझो। नासिर के लहजे में एक बेबस बाप की फरियाद थी। सुबान नासिर की बात से कश्मकश में पड़ गया। वो सीरत से शादी करने का इरादा रखता था, मगर इस तरह युसरा और बहरोज़ के बगैर वैसे इतना बड़ा कदम उठा लेता, वो इसके माँ बाप की जगह थे। इतने कितना शौक लगता, और इतने कम टाइम में बहरोज़ को क्या कहकर बुलाता। युसरा तो शायद अब तक हैदराबाद के लिए निकल गई हो। सोच क्या रहे हो बेटा, मेरी बेटी रूखी सूखी खाकर तुम्हारे साथ गुजारा कर लेगी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। सुबान को खामोश देखकर नासिर दोबारा बोला तो सुबान अपनी सोचों से आज़ाद हुआ। ये क्या कर रहे हो अंकल आप, मैं तैयार हूँ सीरत से निकाह करने के लिए, आप प्लीज़ ऐसे नहीं करें। वो नासिर के दोनों हाथ थाम कर बोला। सीरत रोती हुई वार्ड से बाहर निकल गई। सुबान भी उठकर इसके पीछे है, वो कॉरिडोर में खड़ी आंसू बहा रही थी। सोबी तुम इस वक्त यहाँ से जाओ, अब्बा को पता नहीं क्या हो गया, मैं इन्हें देख लूँगी। सीरत ने आंसू साफ करते हुए सुबान से कहा, क्या कोई और पसंद है तुम्हें। सुबान ने दोनों हाथ बांध कर नरम लहजे में इसे दरियाफ्त किया, जिस पर सीरत तप गई। वो इतना अनजान भी नहीं था जो इसको पसंद से वाकिफ़ ना हो। मेरी छोड़ो, अपनी को अब्बा के मजबूर करने पर इतना बड़ा कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से जाओ, मैं अब्बा को समझा दूँगी। तो सीरत ने सुबान को देखकर कहा, तो सीरत बीबी मैं तुमसे निकाह तुम्हारे अब्बा के मजबूर करने पर करूँ, बचपन से लेकर आज तक तुमने इतना ही जाना मुझे। सुबान ने संजीदगी से इसको देखते हुए पूछा, जहाँ पसंदीदगी वहाँ सोचने के लिए वक्त नहीं लगाया जाता, फट से फैसला कर लिया जाता। सीरत ने थोड़ी देर पहले से नासिर के सामने चुप रहने पर तंज करते हुए कहा, सीरत खुदा को मानो यार, मेरी फैमिली है, इतना बड़ा फैसला, वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है इस वक्त, मगर मैं भी इन्हें बताने की कुछ बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। यूँ अचानक पर तुम नहीं समझो कि ये बात बेकार है तुम्हें बोलना। जाओ अंकल के पास बैठो, निकाह ख्वाह का अरेंज करना है मुझे। सीरत से कहता मोबाइल कान पर लगाता वहाँ से निकल गया। काशान को इसने 20 मिनट के अंदर बगैर किसी को बताया अस्पताल का नाम बताया और वहाँ आने के लिए कहा। अपने 3 से 4 दोस्तों को भी बुलाया। अस्पताल के करीब मस्जिद में निकाह पढ़ाया गई। सुबान और सीरत एक मजबूत रिश्ते के बंधन में बंध गए, चंद घंटे पहले जिसका दोनों के वहमो गुमान में भी नहीं था। जो कुछ अब आगे क्या सोचा तुमने। निकाह की रस्म अदा करने के बाद सुबान सब दोस्तों से फारिग हुआ तो काशान ने इससे पूछा, जो कुछ हुआ इस तरह मेरे प्लान में तो नहीं था। घर में बाकी सबके लिए किसी शौक से कम नहीं होगी, मगर पहले मम्मी पापा को इतबार में लूँगा, इनकी नाराज़गी दूर करके तभी सीरत को वहाँ लेकर जाऊँगा। सुबान ने काशान को देखते हुए बताया, हाँ यही मुनासिब है, मगर तुम अभी सीरत को शेटन होटल लेकर जा रहे हो। वहाँ मैंने अपने नाम से तुम दोनों के लिए रूम बुक करवाया, इसे मेरी तरफ से निकाह का तोहफ़ा समझो। काशान ने अपना कारनामा बताया, जिस पर सुबान ने इसको घूर कर देखा। यकीनन इसी वजह से वो आज निकाह के वक्त लेट पहुंचा था। दिमाग सही है तुम्हारा, सिर्फ निकाह हुआ और वो डिस्टर्ब अपने अब्बा को लेकर। सुबान ने आंखें दिखाकर संजीदगी से कहा, जब भी तो कह रहा हूँ डिस्टर्ब है, इसे रिलैक्स करो। आगे का क्या प्लान है ये बस ये शेयर करो, खुद भी थोड़े पुरसकून माहौल में रहो। काशान ने मस्जिद से निकलते हुए सुबान से कहा, और घर में क्या कहोगे। सुबान कहाँ है, इससे पहले क्या तुम्हारी नाइट ड्यूटी नहीं लगी। काशान की बात पर सुबान को मुस्कुराहट आई, हंसी आई। एक और बात, वैसे तो तुम्हारी बेगम एक खूनख्वार बिल्ली है, लेकिन आज वो यकीनन भीगी बिल्ली बनी होगी। तुम इस बात का मुकम्मल फ़ायदा उठाना। अब इसे देखकर पिघल मत जाना, थोड़ा रोब शोब दिखाना, ताकि आइंदा ज़िंदगी में भी तुम्हारी जी हजूरी करती रहे। काशान ने अपनी तरफ से सुबान को मुखलिसाना मशवरा दिया। नहाई थी कोई बेहुदा किस्म की फ़िलॉसफी है तुम्हारी, और तुम्हारे ख्यालात जानकर अब मुझे रनम के लिए भी सोच समझ कर आगे बात करना पड़ेगी। सुबान से कड़े तेवरों से घूरा तो इसका शान एकदम सटपटा। अब ये रनम बीच में कहाँ से आ गई। सीरत और रनम दोनों की नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा क्या, ना मानो मेरी बात, आगे मुस्तकबिल में खुद ही पछताओगे। मैंने तो मशवरा देकर भाई होने का फ़र्ज़ निभाया, अब इस पर अमल करना ना करना तुम्हारे ऊपर। और याद दिला दो, रनम के पेपर्स ख़त्म होने वाले, मैं चलता हूँ। काशान बोलकर कार में बैठ के जबकि सुबान सर झटक कर अस्पताल में नासिर और सीरत के पास पहुंचा। वो 2 घंटे बाद नासिर का डायलिसिस हुआ। इसके बाद सुबान ने नासिर को प्राइवेट रूम में शिफ्ट करवा रहे केयर टेकर नासिर की निगहदाश्त के लिए मुकर्रर किया। जब अस्पताल से सीरत को लेकर निकला तो रात हो चुकी थी। क्या हो रहा है इस वक्त। रनम इस वक्त किचन में मौजूद अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, तब अचानक काशान ने करीब आकर इसके कान में सरगोशी की। क्योंकि काशान के सामने रनम की पुश्त थी, इसलिए काशान के बोलने पर रनम डर गई और बुरी तरह उछल पड़ी। उफ़, आपने तो डरा कर रख दिया था मुझे। रनम ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा और सहमी सहमी काशान को अपने दिल के करीब महसूस हुई। मैंने नोट किया तुम शर्माने के साथ साथ डरती बहुत हो मुझसे। शेल्फ पर मौजूद रनम का कॉफ़ी का कप थाम कर वो सामने चेयर पर बैठता हुआ बोला और कॉफ़ी का सिप लिया। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं क्यों डरूंगी आपसे। रनम ने अपना डर
छुपाते हुए बोला, मगर सच तो यही था, वाकई इसकी रोबदार शख्सियत के आगे सहम सी जाती थी। रनम की बात सुनकर काशान के चेहरे के तासुरात एकदम बदले। तो तुम नहीं डरती हो मुझसे? कॉफ़ी का कप टेबल पर रखकर सामने पड़ी छुरियों में से सबसे बड़ी छुरी उठाकर उससे पूछता हुआ रनम के करीब आया। इस वक्त काशान के चेहरे के तासुरात बिल्कुल पथरीले थे, जिन्हें देखकर रनम की हंसी थम गई। ये क्या करें आप काशान? काशान को हाथ में छुरी पकड़े अपनी तरफ आता देखकर रनम का चेहरा खौफ से फक हो गया। वो किचन की दीवार से जा लगी। काशान ने छुरी को अपने होठों पर रखकर इसे चुप रहने के लिए बोला। रनम खौफज़दा नज़रों से देखने लगी। काशान नहीं, प्लीज़। काशान के चेहरे पर सख्त तासुरात देकर रनम ने डरते हुए कहा। जैसे काशान ने फिज़ा में हाथ उठाकर छुरी को तिरछा करते हुए रनम पर वार किया, वैसे रनम के दिल से हलक से एक दिल खराश चीख निकली। वो दोनों हाथ में अपना चेहरा छुपाकर अपनी आने वाली मौत का इंतज़ार करने लगी। ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर चंद पल गुजरने के बाद जब इसने अपने चेहरे से हाथ हटाया तो बेसाख्ता इसकी नज़र फर्श पर मोटी ताज़ी 2 हिस्सों में कटी हुई छिपकली पर पड़ी। इससे पहले बुलंद चीख दोबारा इसका गला फाड़ कर निकलती, काशान ने छुरी नीचे फेंक कर हाथ इसके होठों पर रखा। माना कि इस वक्त घर में अंकल के सिवा कोई नहीं और अंकल भी यकीनन सो रहे होंगे, मगर तुम्हारी चीखें सुनकर पड़ोस वाले यहाँ आ सकते हैं। काशान इसका मुंह बंद करता झुककर इसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला। आहिस्ता से अपना हाथ हटाया। रनम फ़ौरन इसे पीछे धकेलते हुए घर से बाहर लॉन में चली है। काशान भी कॉफ़ी का मग थामे इसके पीछे आ गया था। आइंदा सब फजूल किस्म का मजाक मेरे साथ मत कीजिएगा, अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो? रनम ने इसको अपने पीछे लॉन में आता देखकर बोली। मुझे नहीं मालूम तुम इतनी बहादुर हो। मैं तो समझा था दूसरी लड़कियों की तरह छिपकली देखकर तुम्हारी भी जान चाहती होगी। कसम से मैं तो तुम्हारी छिपकली से जान बचा रहा था। रनम की जान निकाल कर मज़े से कॉफ़ी पीते हुए बोला। रनम इसको गुस्से से घूर कर देखने लगी। सबस आंखों में खौफ की जगह गुस्सा हलकुरे ले रहा था। वो रनम को खौफज़दा करके इसका डर और कॉफ़ी दोनों बड़े मज़े से एंजॉय कर रहा था। गुस्सा आ रहा है? चलो आज छूट है तुम पर। तुम मुझ पर गुस्सा कर सकती हो क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, बुरा नहीं मानूंगा। बाद में तो तुम्हें यह मौका मिले ना मिले शायद। काशान कॉफ़ी का मग लॉन में मौजूद टेबल पर रखते हुए बोला। किस बात की खुशी है आपको? रनम अपना गुस्सा भूल कर इसकी खुशी की वजह पूछने लगी, क्योंकि रनम ने इसे अपने सामने कम ही किसी बात पर खुश होते देखा था, क्योंकि सीरत के शौहर को आज इसके बचपन की मोहब्बत मिल गई। काशान ने रनम को देखकर जवाब दिया। उसकी कन्फ्यूज शक्ल देखकर मुस्कुरा दिया। मालूम है ये बात तो तुम्हारे सर से गुजर गई होगी। एक और भी वजह जिस पे मैं खुश हूँ, तुम वो वजह पूछो मुझसे। काशान नरमी से इसका हाथ थाम के इसे चेयर पर बिठाकर खुद भी सामने वाली चेयर पर बैठकर बोलने लगा। तो आप बताइए दूसरी वजह क्या? रनम ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा तो काशान ने इसका दूसरा हाथ भी थाम लिया। आज दोपहर में तुमने खाना इस वजह से बनाया था ना कि इस दिन आइसक्रीम पार्लर में मैंने तुमसे कहा था। काशान की बात पर रनम का दिल ज़ोर से धड़का। वो बेसाख्ता अपनी नज़र नीचे झुका के। शुक्र है शादी के बाद किसी खानसामा का इंतज़ाम नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा तुम बहुत अच्छी बीवी साबित होने वाली जो शौहर की हर बात माने। तो तू किधर शौहर साबित होने वाला? ये भी सानू दस दे। काशान इसके शर्माए घबराए रूप कर दिलचस्प निगाहों से देखते हुए बोला। भैया नहीं आए अभी तक? काफ़ी देर होगी। रनम ने घबरा कर मौजू तब्दील करते हुए कहा। आज तुम्हारा भैया अपनी नाइट ड्यूटी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा होगा। काशान ने इसको देखकर संजीदगी से कहा। वो भी इसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे बैठा था। क्या मैं इस वक्त तुमसे कुछ और भी तलब कर सकता हूँ? काशान इसके हाथों को अपने अंगूठे से सहलाते लो देती निगाहों से उसे देखकर कहने लगा। कल मेरा पेपर है, मुझे चलना चाहिए। रनम ने झिझकते हुए काशान के हाथों से अपना हाथ निकाला और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। रात के पैर तन्हाई में इसकी बात का मफहूम और तलब को समझते हुए वहाँ से जाने लगे। 1 मिनट रुको, इस वक्त मैं तुमसे कोई ऐसी चीज़ तलब नहीं करता जिसकी वजह से तुम्हें उठकर जाना पड़े। अपनी हदूद का अच्छी तरह अंदाज़ा है मुझे, और ये वजाहत मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आइंदा कभी भी तुम मेरे हाथों से अपना हाथ ना छुड़ाओ। ये पहली दफ़ा था इसलिए कुछ नहीं कह रहा। काशान कुर्सी पर बैठा हुआ संजीदगी से इसको बोलने लगा। रनम इसकी बात सुनकर दोबारा जाने लगी। अब मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई मेरी। काशान की आवाज़ पर इसके कदम दोबारा रुके। रनम ने मुड़कर काशान को देखा। कल मैं खाने में आलू कीमा खाऊंगा जो तुम मेरे लिए अपने हाथों से बनाओगी। काशान की फरमाइश पर रनम ने मुंह खोलकर हैरत से काशान को देखा। कल तो मेरा पेपर है। रनम के मुंह से बेसाख्ता निकला, मगर काशान की आंखों में संजीदगी देखकर वो खुद ही बोल पड़ी। तो क्या हुआ, पेपर तो कल सुबह? रनम के मुंह से बेसाख्ता निकला, मगर काशान की आंखों में संजीदगी देखकर वो खुद ही बोल पड़ी। तो क्या हुआ, पेपर तो कल सुबह, खाना तो आपने रात में खाना, शाम में बना लूँगी, कोई मसला नहीं। गुड नाइट। वो खुद से कहती हुई तेज़ कदमों से घर के अंदर चली गई। सोबी बाबा की फ़िक्र हो रही है मुझे, तुम्हें मुझे लेकर यूँ नहीं आना चाहिए था। सीरत ने कार ड्राइव करते सुबान को देखकर कहा। यार ये फर्स्ट टाइम डायलिसिस है इनका, इतनी जल्दी होश में नहीं आएंगे। हल्की हल्की गनूदगी रहेगी। केयर टेकर मौजूद है वहाँ पर, मैंने इसे अपना नंबर दे दिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो कॉल करेगा मुझे। तुम सुबह से हॉस्पिटल में मौजूद हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, सुबह छोड़ दूँगा तुम्हें अंकल के पास। सुबान ड्राइविंग के दौरान सीरत को मुतमिन करते हुए बोला। यहाँ क्यों आए हम? सुबान ने होटल के अंदर कार पार्क की तो सीरत ने इसको देखकर पूछा। पहले उतरो तो फिर बताता हूँ। सुबान ने खुद को कार से उतरते हुए कहा। सीरत कार से उतरी तो अपने कैजुअल से ड्रेस का जायज़ा लेते हुए झिझक कर सुबान को देखने लगी। अच्छी लग रही हो तुम, आओ।
इसकी झिझक महसूस करके सुबान इसका हाथ थाम कर और होटल के अंदर चला गया। रिसेप्शन पर काशान का नाम लिया तो लड़के ने गौर से इन दोनों को देखा और बुके सुबान को पकड़ाकर शादी की मुबारकबाद दी। जब वो दोनों होटल के रूम में पहुंचे तो बेड पर गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। उफ मेरे खुदा, वहाँ अब्बा अस्पताल में मौजूद है, इस बदतमीज़ इंसान को अपनी लगी हुई है। सीरत ने सोचते हुए सुबान को घुरा। ये सब मेरा आइडिया नहीं, काशी ने रूम बुक करवाया निकाह के गिफ्ट के तौर पर, ये सब भी लाजमी इसी ने करवाया होगा। सुबान ने सीरत को घुरी को देखकर फ़ौरन वजाहत देते हुए कहा, वो बचपन से बदतमीज़ और मुँह फटा है, इसका तो मुझे अंदाज़ा था, लेकिन आज मैं तुम्हारे भाई की एक और खूबी से मुतारिफ हुई हूँ। एक नंबर का छिछोरा भी है काशी। सीरत ने झेप पिटाते हुए कहा तो सुबान हंसने लगा। वैसे मुझे इसका गिफ्ट और आइडिया इतना बुरा भी नहीं लगा, क्या ख्याल है? सुबान ने सीरत की कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू हल करते हुए पूछा। तुम्हें अपने भाई की तरह कोई भी छिछोरापन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सीरत इसकी नज़रों का मफहूम समझ के घूरती हुई बोली तो सुबान मुस्कुरा दिया। वक़्त, मौका, महल, रिश्ता देखकर तो बंदा रोमांटिक हो सकता है, अब इसको छिछोरपन का नाम मत दो प्लीज़। सुबान ने इसके माथे पर अपने प्यार की पहली मोहर सजाई तो सीरत एकदम बिदक कर पीछे हुई। सो भी तुम पिटोगे मुझसे? सीरत ने इसे घूरते हुए पीछे धकेला। शायद इसकी ज़िंदगी में ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि वो किसी चीज़ से घबराई थी। सुबान इसके ब्लश करते चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगा। रूम में खाने का ऑर्डर दिया क्योंकि इन दोनों ने रात का खाना नहीं खाया था। खाने से फारिग होने के बाद सुबान ने सबसे पहले बहरोज़ को कॉल करके अपने रात घर न आने का बताया। इसके बाद इसने यूसरा को हैदराबाद कॉल की और इसकी खैरियत पूछी। अस्पताल में मौजूद केयर टेकर को कॉल करके नासिर की सूरत पूछी। सीरत सोफे पर बैठी इसकी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। फारिग होकर सीरत के पास है, इसका हाथ पकड़ के इसे बेड पर बिठाया, खुद भी इसके बराबर बैठा। वो इसी ज़िंदगी में पहली बार नर्वस लगी। सुबान ने इसका हाथ अपने हाथों में थामा। अपने दिल में कभी भी ख्याल मत लाना कि मैंने मजबूरी में तुम्हारे अब्बा की ख्वाहिश पर किसी दबाव में आकर तुम्हें ज़िंदगी में शामिल किया। सीरत मेरे जज्बात लफ्ज़ों के मोहताज नहीं, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ की ख्वाहिश की है। सीरत शरीक हयात के तस्वर में तुम्हारा चेहरा मेरी नज़रों में घूमता था और आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत पुरसुकून, खुश और मुतमईन हूँ। मगर मालूम नहीं तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो या ना हो कि मैं जिस फैमिली के साथ रहता हूँ, इन दोनों ने मुझे अपनी सगी औलाद की तरह प्यार किया और यूँ अचानक मेरे निकाह की खबर सुनकर हो सकता है इनकी फीलिंग्स हर्ट हो। मैं मम्मा पापा को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वो दोनों मेरे लिए वालिदैन का दर्जा रखते हैं। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा इन दोनों को हमारे रिश्ते के बारे में, सारी सिचुएशन के बारे में बताने के लिए। तो मेरे निकाह में मेरी बीवी हो, जब तक ये हकीकत में अपनी फैमिली को बताकर तुम्हें बीवी के तौर पर अपने घर में नहीं ले जाता, तब तक मैं तुम पर अपना हक तलब नहीं करूँगा। क्या तुम मेरी प्रॉब्लम समझते हुए मुझे थोड़ा सा टाइम दोगी? सुबान सीरत को तुम सारी बातें समझाते हुए इसे सवाल पूछ रहा था। क्या तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी? सीरत ने इसके देखकर अपना खदशा जाहिर किया। वो सुबान से मिली थी, तब इसने सुबान की बातों से अंदाज़ा लगाया कि फ़ैमिली सुबान के लिए मायने रखती है, इसलिए अपने निकाह के बाद सीरत को ये खर्चा लायक हो गया। पता नहीं इसकी फैमिली का रवैया क्या हो। इसकी बात सुनकर सुबान मुस्कुराया। जब इन्हें मैं बताऊंगा कि तुम मेरी पसंद हो तो तुम्हें खुले दिल से कबूल करेंगे, सुबान ने इसका हाथ अपने लबों से लगाते हुए कहा। बेड पर लेटने के बाद सीरत का सर अपने सीने पर रखा। सीरत इससे यूसरा और रनम के मतलब पूछने लगी। सुबान इसे बातें बताने लगा, मगर थोड़ी देर बाद इसे महसूस हुआ जैसे सीरत सो चुकी है। जब इसने सीरत का सर तकिए पर रखा तो वो बेसुध सो रही थी। सारा दिन अस्पताल में रहने से थकन की वजह से शायद वो फ़ौरन सो गई थी। सुबान ने इसकी पेशानी को लबों से छुआ और लाइट ऑफ करके खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। सीरत उठो, सुबह हो गई है। सुबान के तीसरी बार पुकारने पर जब वो नहीं उठी तो सुबान ने इसके होंठों पर छुपकर अपने होंठ रखे, जिससे एक सेकंड लगा सीरत को अपनी आंखें खोलने में, बल्कि अपनी आंखें खोलते से सुबान को पीछे धकेला। क्या फजूल हरकत है सोबी? सीरत की आंखों से नींद रुखसत हो चुकी थी। अब वो सुबान से घूरते हुए पूछ रही थी। अच्छा, मुझे लगा तुम इसी हरकत के इंतज़ार में उठने का नाम नहीं ले रही थी। सोचा आज अपने दिल का आगाज़ में थोड़ा रोमांटिक तरीके से कर लिया जाए। सुबान शरारत से बोलता इसके करीब आया। परे हटो, शक्ल से कितने सीधे भोले लगते, हरकतें देखो अपनी। ऐसा रूप इसने सुबान का पहली दफ़ा ही तो देखा था जिसके ये बिल्कुल नया था। इसके एक बार फिर पीछे करती हुई वो वॉशरूम में चली गई। वापस आई तो सुबान अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। इस पर एक नज़र डालकर सीरत आईने के सामने अपने बाल संवारने लगी। सुबान चलता हुआ इसके पास और इसके दोनों शाने थाम कर बोला, चलो जल्दी से तैयारी पकड़ो, बहुत सारे काम है। पहले तुम हमारे फ्लैट से ज़रूरी चीज़ें लेंगे। अपने दोस्त से मैंने फ़्लैट के सिलसिले में बात की, तो मैं और अंकल को वहाँ शिफ्ट करूँगा, फिर घर जाऊँगा। इसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिकाते हुए अपना प्रोग्राम सीरत को बताने लगा। दूसरे फ्लैट की क्या ज़रूरत है? मेरे अब्बा भी तो फ्लैट में ही रह रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं शिफ्टिंग की। सीरत को इसका आइडिया खास पसंद नहीं है। वो आईने में से सुबान को देखते हुए बोली, ज़रूरत क्यों नहीं है? तुम अब मेरी जिम्मेदारी। इस फ्लैट का माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए वहाँ रहने की ज़रूरत भी नहीं है। और इस वान केयरटेकर अंकल के साथ ही रहेगा, इसलिए अलग रूम की ज़रूरत होगी। रोज़ाना शाम को मैं चक्कर लगा लिया करूँगा। कुछ दिनों की बात है, तब तक मामा बाबा से बात कर लूँगा। सुबान सीरत का रुख अपनी तरफ करते हुए बोला। वो चुप होकर सुबान को देखने लगी। इतनी फुर्सत से भी अभी नहीं, फिर कभी देख लेना, जब मैं भी फ्री हूँ, बल्कि हम दोनों ही एक दूसरे को देख लेंगे। सुबान इसकी पेशानी पर अपनी पेशानी को टच करते हुए बोला। दरवाज़ा नॉक हुआ तो सुबान ने रूम का दरवाज़ा खोला। सुबान के ऑर्डर करने पर नाश्ता रूम में ही आ गया था। जो इन दोनों ने किया वहाँ से निकल गए। वो दोनों सीरत के फ्लैट पहुँचे। फ्लैट में इस्तेमाल करने की कोई चीज़ नहीं थी। सीरत अलमारी से अपने और नासिर के चंद जोड़े निकालकर बैग में डालने लगी, जबकि सुबान वहीं पलंग पर बैठ गया। इरादी तौर पर अलमारी में रखी हुई नन्ही सी गुलाबी फ्रॉक पर सुबान की नज़र पड़ी। एक कोंदा सा ख्याल जेहन में लपका। ये क्या सीरत? वो बेख्तियार उठकर अलमारी के पास आया, फ्रॉक हाथों में लिए गौर से देखते हुए बोला।
मालूम नहीं क्यों अब्बा ने मेरे इन कपड़ों को अभी तक सीने से लगा कर रखा हुआ है। इन्हीं कपड़ों और इस गद्दे में मुझ गुनाह की पोट को कोई कचरे के ढेर पे फेंक गया था। फजूल ही है ये दोनों चीज़ें मेरे लिए, इन्हें फेंक दो। सीरत ने सुबान से कहते हुए बैग में कपड़े तरतीब से कपड़े रखने शुरू किए और बैग की जिप बंद की, मगर सुबान का दिमाग कहीं और ही था। ये 2 तस्वीर युसरा ने अनम की सुबान को दिखाई थी। युसरा के कहने के मुताबिक इसी दिन की तस्वीरें जब नौकरानी अनम को इसके घर से लेकर गायब हुई थी। कितनी देर लगेगी तुम्हें? कपड़े में मौजूद शॉपर में छोटा सा गद्दा और फ्रॉक डालकर सुबान ने सीरत से पूछा। वह अलमारी की ड्रॉज से कुछ फाइल वगैरह निकालते हुए अपने हैंड बैग में रख रही थी। 10 मिनट तो दो मुझे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, इन्हें रख लूँ। वो मसरूफ़ अंदाज में बोली। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सुबान के बोलने पर सीरत ने सर हिलाया। वो सीरत का बैग और शॉपर लिए बाहर निकल गया। कार में पहुँच कर वह दोबारा सोच में पड़ गया। मालूम नहीं इसमें कितनी सच्चाई, अगर वाकई सीरत मम्मा बाबा की बेटी अनम है तो कितना हैरत अंगेज़ इंकशाफ होगा। वो दिल में सोचता हुआ सीरत का वेट करने लगा। थोड़ी देर में वो आ गई तो सुबान ने कार स्टार्ट कर दी। नासिर को इसने अस्पताल से लेकर इसने सीरत और नासिर को अपने दोस्त के फ्लैट में छोड़ा। ही फ्लैट अच्छे इलाके में था। 3 कमरों का फ्लैट इन बाप बेटी के लिए काफ़ी था। इसके बाद पुलिस स्टेशन आ गया। बाकी कामों में फंसा रहा, मगर दिमाग बार बार गाड़ी में रखी फ्रॉक में अटका रहा। रात के खाने की टेबल पर वो चारों मौजूद थे। अरे वाह भाई, लगता है मेरी बेटी को कुकिंग का शौक चढ़ा हुआ है, बहरोज़ ने कीमा प्लेट में रखा निकालते हुए कहा तो रनम मुस्कुरा दी। रनम, पेपर्स कब ख़त्म हो रहे हैं तुम्हारे? सुबान ने खाना निकालते हुए इससे पूछा। जी भैया, इस फ्राइडे को लास्ट पेपर है। रनम ने चावल अपनी प्लेट में निकालते हुए सुबान को जवाब दिया। देख लें बाबा, पेपर्स अब ख़त्म हो जाएंगे। रनम अब खाना भी बनाना सीख गई है। मुझे लग रहा है अब कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए हमें। सुबान ने शरारत से रनम को देखकर बहरोज़ को मुखातिब किया। बहरोज़ मुस्कुराने लगे। भैया ऐसी बातें मत करें वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। रनम ने नज़र झुकाते हुए सुबान से कहा, क्योंकि 2 आंखें और भी इसको अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए थी। चुप करके बैठ के खाना खाओ और अगली दफ़ा नमक पर हाथ हल्का रखना। बाबा आप ज़्यादा मत खाइएगा, बीपी हाई हो जाएगा। सुबान ने बहरोज़ को मना किया क्योंकि नमक अच्छा खासा तेज़ हो गया था, मगर रनम ना फील करे। सुबान ने इसके हाथ का बना हुआ कीमा थोड़ा सा निकाला, जबकि काशान ने किसी दूसरी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ रनम के हाथ का बना हुआ कीमा खाया। खाने के बाद काशान बहरोज़ से अपनी जॉब के मतलब बात कर रहा था। सुबान भी सोफे पर बैठा हुआ था। तब रनम इन तीनों के लिए चाय बनाकर लाई और सर्व की। बाबा मेरे पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं आनी के घर जाऊँगी 1 हफ्ते के लिए। रनम ने बहरोज़ को मुखातिब किया। ठीक है मेरा बेटा, चली जाना। बहरोज़ की इजाज़त पर रनम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर काशान के चेहरे के तासुरात बदल गए। थैंक यू। रनम ट्रे रखने के लिए किचन में चली गई। चीनी कम है शायद, काशान बोलता हुआ किचन में गया। सुबान बहरोज़ से बातें करने लगा। रनम ट्रे रखकर जाने के लिए मुड़ी तो काशान किचन में दाखिल हुआ। आप कुछ चाहिए था क्या? रनम ने काशान को देखकर मुखातिब किया। वो चाय का कप थामे चलता हुआ इसके करीब आया। आंटी कल परसों वापस आ जाएंगी तो फिर तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? रनम की बात को इग्नोर करते हुए इससे बोला। मम्मा के आने से क्या होता है? आने के पास तो मैं हर साल रुकने के लिए जाती हूँ, हर साल वेट करती है मेरा। रनम ने मुस्कुराकर काशान को बताया। लेकिन अब तुम नहीं जाओगी? अल्लाह, तू अब्बा लगना होता, बल्कि रब्बे ने भी इजाज़त दे दी थी। काशान की संजीदगी से कहने पर रनम की मुस्कुराहट भी थम गई। मगर काशान, मेरी एक ही तो खाला है और मैं तो हर साल ही। अभी रनम की बात मुकम्मल हुई थी कि काशान के हाथ से चाय का कप छूटा। आह! गर्मा गर्म चाय के गिरने से रनम बुरी तरह चीखी। इसने पतले से स्ट्रैप वाली स्लीपर पहनी हुई थी, इसलिए इसके पाँव ज़रा मुतासिर हुए। क्या हुआ? सुबान और बहरोज़ रनम की आवाज़ सुनकर किचन में आ गए। गलती से मेरे हाथ से कप छूट गया। रनम के पाँव पर चाय गिर गई। लख दी लानत तेरी जिंदगी दे उत्ते। हाले भी जे रनम एदे नाल विआह करावे ते लानत फिर रनम दे उत्ते डबल। काशान ने इन दोनों को देखकर जवाब दिया, जबकि जलन की वजह से रनम ने रोना शुरू कर दिया। सुबान आगे बढ़कर कंधों के गिर्द हाथ फैलाए रनम को चुप करवाने लगा। काशी, तुम्हें देखना तो चाहिए था ना, ऐसे कैसे छूट गया कप तुम्हारे हाथ से? सुरख हो गए इसके पाँव बुरी तरह। सुबान काशान पर बरहम होता हुआ बोला। वो भी रनम को बच्चों की तरह चुप करवा रहा था। चलो, इसने कौन सा जानबूझ के गिराया? गलती से गिरा कप यहाँ और रनम बाबा के पास। बहरोज़ ने काशान को चुप देखकर रनम के आंसू साफ किए, मगर रनम बहरोज़ के गले लगकर फिर रोने लगी। आई एम सॉरी। काशान ने बहरोज़ को देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, मेरी बेटी बहुत बहादुर है। बहरोज़ रनम को बहलाते हुए कहने लगे। चलो शाबाश, अपने रूम में जाकर सो जाओ। सुबान, तुम पुरानी एल्बम को पूछ रहे थे, वो युसरा ने स्टडी रूम में रखी हुई है। बहरोज़ रनम को रूम में जाने का कहकर सुबान की बात का जवाब देने लगा, जिस पर सुबान इस बात में सर हिलाकर स्टडी रूम में चला गया ताकि अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सके। काशान अपने रूम में टहलने लगा। 15-20 मिनट गुजरने के बाद वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ रनम के रूम में पहुंचा और दरवाज़ा हल्के से नॉक किया। रनम की आवाज़ पर दरवाज़ा खोलकर बेडरूम में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद किया। रनम जो कि अपने बेड पर सोने की घर से लेटी हुई थी, काशान को देखकर उठकर बैठ गई। काशान चलता हुआ बेड पर इसके पास और बैठ गया। इसके बैठने पर रनम ने अपने पाँव मजीद समेटे, मगर काशान ने इसके पाँव पकड़कर अपनी गोद में रखकर पॉकेट से ऑइंटमेंट निकाल कर इसके पाँव पर लगाने लगा। यही अमल इसने दूसरे पाँव पर भी दोहराया। लानती। रनम इसको देखने लगी। मालूम नहीं क्यों, मगर इसे ऐसा लगा था जैसे काशान ने कब गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर। तुम देखने में नहीं वाकई नाजुक सी डॉल हो। चाय इतनी गर्म भी नहीं थी जो जलन बर्दाश्त ना हो, मगर फिर भी। सॉरी, काशान रनम को देखकर कहने लगा। इतनी गर्म नहीं थी? क्या मतलब? आपने जानबूझकर चाय मेरे पाँव पर गिराई थी? रनम ने हैरत से इसे देखकर पूछा। जानी वो जो सोच रही थी बिल्कुल सच सोच रही थी। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझकर तुम पर चाय गिराऊंगा? काशान मजीद इसके करीब से रखकर पूछने लगा। नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। काशान ने संजीदगी से अपने ऊपर नज़र जमाई और करीब देखकर वो पीछे
बेड के क्राउन से टेक लगाती हुई जल्दी से बोली, मुझे नहीं मालूम था कि कोई लड़की खूबसूरत होने के साथ इतनी मासूम भी हो सकती है। मैंने अपने लिए ऐसी लड़की की चाह की थी। किसी भी चीज़ की आदत हो जाना कोई अच्छी अलामत नहीं है। मैं तुम्हारा एडिक्ट होता जा रहा हूँ। अब तुम खुद बताओ, पूरे एक हफ्ते तुम मेरी आंखों से ओझल रहोगे तो मेरा क्या होगा? इस वजह से तुम्हें जाने के लिए मना करा था, तुम्हें आने के घर जाना है। चलो ऐसा करते, तुम्हारे लास्ट पेपर में भी काफ़ी दिन का गैप है। कल हम दोनों आंटी को लेने चलते, तुम अपनी आनी से भी मिल लेना और वापसी पर हम आंटी को भी ले आएंगे। मैं अंकल से इजाज़त ले लेता हूँ। रनम की सबस आंखों में उदासी देख करना चाहते हुए भी कशान ने रनम को इसके आनी से मिलाने का सोचा, मगर वो खुद इसके साथ जाएगा ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसका प्रोग्राम सुनकर रनम खुश होकर उसको खुश देखकर कशान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सो जाओ, मैं अंकल से बात कर लेता हूँ। लानती, पैर से अड़ देते कुड़ी दे। कशान से शान से थाम कर बेड पर लिटाते हुए खुद इसके बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके निकला। सामने से सीनियर चढ़कर आते सुबान ने कशान को रनम के कमरे से निकलते देखा तो एकदम चौंका। तुम क्या कर रहे थे इस वक्त रनम के रूम में? कशान को रनम के रूम से निकलता देख सुबान के माथे पर बल नमूदार हुए, जिसने छुपाए बगैर कशान से पूछा, मैं क्या करूँगा भला? मैं तो देखने आता इसके पाँव ज़रा तो नहीं चले। कशान ने नॉर्मल अंदाज अपनाते हुए सुबान को जवाब दिया। मेरे रूम में आओ, सुबान कहता हुआ रूम में चला गया। कशान ने लंबी सांस खींच कर की पैरवी की। देखो काशी, मैंने अभी तक मामा बाबा से तुम्हारे मुतल्लिक बात नहीं की। जब तक मैं कोई भी बात ना करूँ तब तक तुम इन खुराफात से गुरेज करो। सुबान ने इसको संजीदगी से समझाया। सही बात तो ये थी कि सिंह और रात के कशान का रनम के रूम में जाना अच्छा नहीं लगा था। उफ, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम्हें बताया तो था पसंद करता हूँ मैं इसे। इसका रोना देखा नहीं कि इसलिए देखने चला गया। और तुम बात करोगे कब? मेरा ख्याल है अब तक तुम्हें आंटी अंकल से बात कर लेनी चाहिए थी। कशान ने सुबान को देखते हुए कहा, काशी प्लीज़ यार, यहाँ मैं अपनी परेशानी में उलझ के रह गई, तुम्हें अपनी पड़ी है। कशान की बात सुनकर सुबान चिढ़कर बोला, अगर इतने परेशान हो रहे तो फिर निकाह करने की ज़रूरत क्या थी? ये तो निकाह करने से पहले सोचना था। नासिर ने तो फुल ड्रामा करके शेर की खाला को तुम्हें सौंप दिया। देखो इसे क्या कुछ हुआ भी नहीं। कशान ने आराम से चेयर पर बैठते हुए तबसरा किया। इसकी बात सुनकर सुबान से बुरी तरह घूरा। शर्म करो काशी, तुम समझ रहे हो कि सीरत के अब्बा ने ड्रामा किया? और क्या तुम इंतजार करते कि निकाह होते वो बेज़र इंसान अल्लाह को प्यारा हो जाए? आइंदा सीरत को उल्टे सीधे नाम से मुखातिब नहीं करना। मुझे इसे निकाह करने पर कोई पछतावा या परेशानी नहीं हो रही। कोई और बात है जिसकी वजह से मैं उलझा हुआ, मगर तुम नहीं समझोगे। जाओ अपने रूम में रेस्ट करो। सुबान ने कशान को टपटते हुए कहा, खुद भी बेड पर बैठ गया। अब तुम्हें परेशानी में उलझा छोड़कर मैं तो रेस्ट करने से रहा। चलो बताओ क्या परेशानी जिसने तुम्हें उलझा दिया? चेयर से उठकर वो सुबान के बराबर में बेड पर बैठता बोला और सिगरेट सुलगाने लगा। यार तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सीरत के असली माँ बाप कौन है। सुबान ने जिस तरह कशान को देखकर कहा वो सब इसको गौर से देखने लगा। अब ये मत कह देना कि बेरोज़ अंकल और यूसरा आंटी इसके असली माँ बाप हैं। कशान ने सिगरेट पीते हुए सुबान को देखकर कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। सुबान ठहरे ठहरे लहजे में बोला। कशान हैरत से देखने लगा। और तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कशान को भी सुनकर हैरत हुई। फिर सुबान ने आज सुबह वाला वाक़या इसको बताया। यानी तुम्हारी बेगम के सगे अम्मा अब्बा तुम्हारे मामा बाबा और तुम्हारी बेगम मेरी होने वाली बेगम की सगी बहन। दिलचस्प सीन हो गया ये तो। सिगरेट पीने के साथ जितनी संजीदगी से कशान ने पूरा जुमला अदा कि अपने आखिरी जुमले पर खुद ही हंस पड़ा। सुबान चुप करके इसे देखता रहा। तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो यार? ये तो अच्छी बात है। आंटी अंकल कितने खुश होंगे जब इनकी बिछड़ी हुई बेटी इतने बरसों बाद इनको मिलेगी तो। कशान ने इसको रिलैक्स करना चाहा। मामा बाबा के वाकई खुशी की खबर है काशी, मगर तुम सीरत को तो बचपन से जानते हो। मैं सीरत के बारे में सोच रहा हूँ। इस खबर पर वो कैसा रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी, यही सोच रहा हूँ मैं। सुबान ने संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा, अब तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। आना तो इसी घर में, चाहे माँ बाप को एक्सेप्ट करके आइए तुम्हारे रिश्ते से आए, फिर इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अच्छा सुनो, वो कल मैं मिस्टर आंटी को लेने चला जाऊँगा। रनम भी मिल लेगी अपनी आनी से। कल अंकल से तुम इजाज़त ले लोगे या फिर मैं ले लूँ? कशान ने लगे हाथों सुबान को भी आगाह करना ज़रूरी समझा। रनम को साथ लेकर जाने की क्या ज़रूरत है? वो रुकने जाएगी तो हफ्ते बाद। सुबान ने इसको देखकर कहा, नहीं इसका प्रोग्राम चेंज हो गया। फिर मैंने सोचा कि आंटी को मैं वहीं ले आता हूँ और अनम को भी साथ ले जाऊँगा ताकि वो फर आंटी से मिल ले। कशान ने नॉर्मल अंदाज में कहा तो सुबान इसे देखने लगा। वो तो हर साल छुट्टियाँ गुजारने जाती है आनी के पास, और थोड़ी देर पहले तो इसने बाबा से इजाज़त ली थी। इतनी जल्दी से प्रोग्राम कैसे बदल गया? सुबान की बात पर कशान ने इसको घूर कर देखा। सोबी, तुम क्या पुलिस वाले बनकर मुझसे जीरा करने लगे हो? अब इसका क्यों इरादा बदल गई तुम खुद अपनी बहन से पूछ लेना। कशान कहता हुआ इसके रूम से जाने लगा। काशी, रनम बहुत नाजुक से पली है। मामा चाहे कितनी सख्ती क्यों ना बरत ले इसके साथ, मगर इसकी छोटी सी तकलीफ पर वो तड़प उठती है। बाबा में रनम की जान बसती है। इन 14 सालों में वो मुझे बहुत अजीज़ हो गई है। आगे इसका बहुत ख्याल रखना होगा तुम्हें। सुबान की बात सुनकर कशान के बाहर जाते कदम थमे वो पलट कर सुबान को देखने लगा। इसकी तुम फिक्र नहीं करो, डॉल है वो मेरी। बेसाख्ता कशान की ज़ुबान से पिछला, जिस पर सुबान ने इसको घूरा। ओ सॉरी, मैं भूल गया था किसी भाई के सामने इसकी बहन को ऐसा नहीं कहना चाहिए। रेस्ट करो तुम भी, कशान कहता हुआ रूम से निकल गया। इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी भला? दूसरे दिन शाम में सुबान सीरत के पास आया तो इसके साथ में 2 बड़े बड़े शॉपर मौजूद थे। लेकिन वो घर के लिए ग्रॉसरी का सामान लाया था तो सीरत ने इसको देखकर कहा, ये सभी ज़रूरत की चीज़ें। ये बताओ अंकल की तबीयत कैसी है? सारा सामान टेबल पर रखते हुए सुबान ने सीरत से पूछा। अब्बा की माशाल्लाह कल के मुकाबले में काफ़ी बेहतर तबीयत है। तुम बैठो, अब्बा के पास मैं चाय लाती हूँ। सीरत बोलती हुई किचन में चली गई। सुबान नासिर के रूम में इसकी खैरियत दरियाफ्त की। सुबान की नासिर को तबीयत कल के मुकाबले में बेहतर लगी, मगर उम्र के तकाज़ा था, पहले से फुर्ती इसमें नहीं दे रही थी।
वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। सुबान ने जो केयर टेकर इसके लिए अरेंज किया था अपनी ड्यूटी देकर रात को चला जाता था। फ्लैट भी सुबान के दोस्त का ही था जिसमें पहले फर्नीचर मौजूद था, इसलिए सुबान के कहने पर सिर्फ अपने और नासिर के कपड़े पुराने फ्लैट से लाई थी। तुम अब रात का खाना खाकर जाना। सीरत सुबान के लिए चाय लेकर रूम में आई तो आहिस्ता आवाज़ में इससे कहने लगी, क्योंकि नासिर चंद मिनट पहले दोबारा गनूदगी में चला गया था। नहीं, तुम अंकल के लिए कुछ लाइट सा खाना बना दो, हम दोनों खाना बाहर से खा लेंगे। तुम रेडी हो जाओ, हम थोड़ी देर में बाहर जा रहे हैं। तुम अपने लिए कुछ ड्रेसेस और जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो ले लेना। सोबी ने चाय का कप उठाते हुए अपना प्लान बताया तो सीरत इसके सामने बैठ गई। सोबी, फजूल खर्ची की क्या ज़रूरत है, मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। सीरत ने सुबान को देखते हुए जवाब दिया तो सुबान ने इसका हाथ थामा। फजूल खर्ची की क्या बात है, ये तो तुम्हारा हक है, बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। सुबान सीरत को देखकर कहने लगा तो सीरत आहिस्ता से मुस्कुराती हुई दिल में सोची थी कि इसने एक अच्छे इंसान का इंतखाब किया। एक बात पूछूं सीरत तुमसे? सुबान ने चाय का खाली कप टेबल पर रखकर अब सीरत का दूसरा हाथ भी अपने हाथ में थामा तो सीरत से सवालिया नज़रों से देखने लगी। फ़र्ज़ करो अगर तुम्हें तुम्हारे रियल पेरेंट्स का मालूम हो जाता है तो ये भी तुम किसी हादसे के सबब इनसे बिछड़ी हो, तुम्हें वो भी याद करते तो तुम क्या चाहोगी? सुबान ने गौर से सीरत को देखा। अगर मुझे मेरे असली माँ बाप का मालूम हो जाता तो मेरे लिए नॉर्मल सी बात होगी, ना ही मुझे इस बात से खुशी होगी ना ही कोई गम, क्योंकि इसके लिए मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। जब मैंने होश संभाला तब से मुझे मालूम है कि अब्बा ने मुझे कचरे से उठाया, मगर अम्मा अब्बा ने मुझे पाला बिल्कुल इसी तरह मेरी परवरिश की जैसे वो अपनी सगी औलाद की करते। इसलिए मुझे कभी ऐसा ख्याल नहीं है कि क्यों मुझे मेरे माँ बाप कचरे की नज़र करके। अगर कभी आगे ज़िंदगी में मुझसे मेरे माँ बाप का सामना हुआ भी तो मेरे दिल में कभी इनके लिए ठाठे मारती मोहब्बत जन्म नहीं ले पाएगी। अगर मुझे याद करते भी होंगे तो मैंने ये मशवरा दूँगी जैसे 22 साल आपने मेरे बगैर गुजार दिए वैसे अपनी बाकी ज़िंदगी भी गुजार दी, क्योंकि अब इस दुनिया में मेरे लिए जो भी कुछ है वो सिर्फ यही इंसान है। सीरत ने आंखें बंद किए नासिर की तरफ इशारा करके कहा। इसकी बात सुनकर सुबान चुप हो गया। अब इस तरह खामोश होने की ज़रूरत नहीं, अब्बा के साथ साथ तुम भी मेरी ज़िंदगी से मुंसलिक हो गए, इसलिए मेरे लिए मायने रखते हो। खैर तुम बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। सुबान के हाथों से अपना हाथ निकाल कर वो दूसरे रूम में चली गई। बहरोज़ की इजाज़त पर काशान और अनम यूसरा को लेने के लिए बाई रोड हैदराबाद के लिए निकले। रास्ते भर काशान ड्राइविंग के दौरान अनम से छोटी मोटी बातें करता रहा। काशान के संग सफ़र करना और इसके बातें करना अनम को बहुत अच्छा लग रहा था। वो इतना ज़्यादा रिजर्व नेचर का भी नहीं था जितना लगता था। बस जिन लोगों से अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी वो इनसे ही फ्रैंक होता था। ड्राइविंग के दौरान अनम की आँख लगी तो काशान ने इसके आराम के ख्याल से म्यूज़िक बंद कर दिया। कच्ची रोड पर बहुत एहतियात से ड्राइव कर रहा था ताकि रनम की नींद डिस्टर्ब ना हो। रनम का नींद में भी इसकी केयर महसूस करना। हाय हाय, एक मिनट यार, करना महसूस कर रही थी। कल रात गलती से यकीनन इसके हाथ से कब छूटा होगा, भला वो जानबूझकर इसे क्यों तकलीफ पहुंचाएगा। कच्ची नींद में सोचते सोचते पूरी तरह नींद की वादियों में उतर गई। जब वो दोनों फ़रक के घर पहुंचे तो वो दोनों को इकट्ठा देखकर जान दूसरा खुश हुई। वही फ़रक उन दोनों का एक साथ हुआ ना कुछ अच्छा नहीं लगा। सुबान की तो अलग बात थी, मगर ये सुबान का भाई फ़रक को कुछ खास पसंद नहीं है। मगर पहली दफ़ा इनके घर आया था इसलिए मुस्कुराकर मिलते हुए मेहमान नवाजी के तकाजे पूरे किए। आशिबे का शान से अच्छे तरीके से मिला मगर वाशी से सरसरी अंदाज में बातचीत कर रहा था जिसे रनम ने थोड़ा फील किया। रनम, तुम्हें आने की याद आ रही थी ना, जाओ इनसे बातें करो और खाने में इनकी हेल्प करो। रनम आशिक की बातों का जवाब देने लगी तो काशान ने नॉर्मल से अंदाज में रनम को देखकर कहा। रनम मुस्कुराकर वहाँ से उठ गई, क्योंकि बेशक काशान का अंदाज नॉर्मल था मगर आंखें वार्निंग करती हुई थी। रात के 10 बजे वो लोग वापसी के लिए निकले। वापसी का सबब भी अच्छा गुजरा मगर अब रनम पीछे बैठी हुई थी और ज़्यादातर खामोश थी। दूसरा काशान की बातें सुन रही थी। अलबत्ता थोड़ी थोड़ी देर बाद काशान गाड़ी की शीशे से नज़र डाल कर रनम को देखकर स्माइल दे देता। उफ़, मैं इतनी देर तक सो गया, तुमने उठाया भी नहीं मुझे। आज हफ्ते बाद नासिर का दूसरा डायलिसिस था। ड्यूटी के बाद सुबान सीरत और नासिर को अस्पताल लेकर गया। वहाँ से फारिग होकर इन दोनों को घर छोड़ा। खुद वापस अपने घर जाने का इरादा किया मगर सीरत की ज़िद के बायस खाने ही खाकर जाओ इसे रुकना पड़ा, क्योंकि कल इसकी और काशान की बर्थडे थी। कल वो चाहकर भी टाइम नहीं निकाल पाता कि सीरत के पास चक्कर लगाए। खाने के बाद इसकी आँख लगी, इसे खबर ही नहीं हुई। सीरत के जगाने पर इसकी आँख खुली तो मगरिब का वक्त हो रहा था। अच्छी गहरी नींद सो रहे थे इसलिए अच्छा नहीं लगा उठाना। सीरत ने चाय का कप साइड टेबल पर रख कर कहा, मैं सो रहा था मगर तुम क्या कर रही थी? वो सीरत को खुद से करीब करके पूछने लगा। तो मैं देख रही थी, सीरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसे अंदाज़ा था कि निकाह के बाद सुबान की जिम्मेदारी बढ़ गई। ड्यूटी के साथ साथ अपना घर और वो डेली यहाँ पर भी चक्कर लगाता था। तुम बस दूर दूर से देखती रहा करो। सुबान सीरत से कहता इसकी गर्दन पर झुका। सो भी ये क्या बदतमीज़ी है, पीछे हटो। इसके होंठों को अपनी शहरक पर महसूस करके सीरत ने इसे पीछे हटाना चाहा मगर शायद पीछे हटने के मूड में नहीं था। इसे बाहों में लेकर बेड पर आया। सो भी तुम होश में हो कि नहीं? सुबान के दोबारा झुकने पर इसके सीने पर दोनों हाथ रखकर बोली। इस वक्त बिल्कुल मूड नहीं मेरा होश में रहने का, चुप करके मुझे अपनी सुस्ती उतारने दो। वो सीरत के हाथ अपने सीने से हटाता हुआ बोला, ये सुस्ती उतारने का तुमने कौन सा बेहुदा तरीका निकाला? अब तुम्हें कभी खाने पर नहीं रोकूंगी। वो अपनी सुस्ती उतारने में मगन था, सीरत मुसलसल बोलने में। मुझे तो लगता है डार्लिंग तुमने खाने में कुछ मिला दिया था, भुगतो तो। इससे पहले सीरत इस इल्ज़ाम पर कुछ बोलती हुई नरमी से इसका मुँह बंद कर चुका था। अरे सीरत! चंद मिनट की खामोशी को नासिर की आवाज़ में तोड़ा तो सुबान पीछे हटकर बेड से उठा। आई अब्बा। सीरत ने लड़खड़ाती आवाज़ में और सुरख चेहरा लिए सुबान को देखने लगी मगर मुस्कुराता हुआ इसी को देख रहा था। चाय थोड़ी ठंडी होगी सुस्ती भगाने के चक्कर में, सुबान सर खचाता हुआ सीरत को देखकर बोला।
चुप करके ठंडी चाय पियो वरना कब तुम्हारे सर पर तोड़ दूंगी। वो दुपट्टा दुरुस्त करती रूम से बाहर निकली तो सुभान भी चाय का कप लिए नासिर के रूम में चला गया। कशान ऑफिस में मौजूद लैपटॉप पर बड़े दिमाग से अपना काम कर रहा था, तब माया खुद इसके रूम में आकर इससे कुछ ज़रूरी फाइल का पूछने लगी, जिसका कशान सरसरी अंदाज में जवाब दिया कशान ने, और दोबारा अपने काम में बिजी हो गया। तो माया इसकी चेयर के पीछे जाकर नीचे झुकती हुई लैपटॉप की स्क्रीन को देखने लगी। आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो आपने माया पर एक नज़र डालना ज़रूरी नहीं समझी। माया कशान के कान में सरगोशी करती हुई बोली तो कशान की तेरी से कीबोर्ड पर चलती हुई उंगलियां रुक गई। आपको अगर अपनी मतलूबा फाइल नहीं मिल रही तो मेरे हाथ से कहकर आपके रूम में भिजवा देता हूँ। कशान ने अभी भी इसके ऊपर नज़र डालना गवारा नहीं किया। वो स्क्रीन को ही देखकर बोलने लगा, दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। माया इसका अंदाज़ देखकर मुस्कुराई। तो आप मुझे अपने रूम से निकलने के लिए बोल रहे हैं? माया घूम कर इसकी चेयर के पर इसके सामने बैठकर पूछने लगी। माशाल्लाह से काफ़ी बादशाह खातून है आप। कशान के दोबारा तंज पर वो ठीठ बनकर मुस्कुराई हुई। बातों बातों में कशान इसकी ज़रा अफजाई करता रहता। अगर इसकी जगह कोई और होता तो अब तक नौकरी से फारिग हो चुका होता, मगर वो कशान के लिए कोई एक्शन ही लेती थी। और ये बात कशान को भी नहीं समझ में आती थी कि हफ्ते 10 दिन के बाद माया को क्या दौरा पड़ता था। वो कशान को जिच करने पर उतर आती, फिर कशान के रद्द-ए-अमल पर मुस्कुराती थी। हामिद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऑनर से आज हमारी मीटिंग है, सोचा मैं खुद आपको आगाह कर दूं, 4 बजे रेडी रहिएगा। अब के माया की बात पर कशान ने इसको देखा, मगर शकीब साहब ने तो इनके साथ किसी भी डीलिंग के लिए मना कर चुके हैं। फिर इस मीटिंग का मकसद? कशान ने संजीदगी से पूछा तो माया ने स्माइल दी। डीलिंग के लिए मना किया, मगर इनके ऑफर सुनने में कोई मजायका नहीं हो सकता, इसमें हमारी कंपनी का मफाद हो। माया के कहने पर कशान ने सर हिलाया। ठीक है, मैं 4 बजे रेडी रहूँगा। कशान इसको बोलता हुआ दोबारा लैपटॉप में बिजी हो गया। माया इसके रूम से चली गई। आज इसकी और सुभान की बर्थडे का दिन था। यूसरा ने इसे सुबह ही विश कर दिया तो घर जल्दी आने को कहा, लेकिन यूसरा ने इन दोनों के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया था, मगर अब इसको घर जल्दी जाना मुमकिन नहीं लग रहा था, इसलिए वो यूसरा को टेक्स्ट में अपने घर लेट आने का बताने लगा। व्हाट्सएप पर रनम के मैसेज पर इसकी नज़र पड़ी तो कशान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। रात में रनम ने मैसेज पर इसे विश किया था, जिसके रिप्लाई में कशान ने इसे थैंक्स का मैसेज किया। सुबह कशान की आंख खुली तो रनम का दोबारा मैसेज आया हुआ था, जिसमें बर्थडे से रिलेटेड पोइट्री रनम ने इसको सेंड की थी, जिस पर कशान ने इसको स्माइली इमोजी सेंड किया। जब वो ऑफिस पहुंचा तो 2-3 मैसेजेस मजीद रनम के व्हाट्सएप पर शो हो रहे थे, जिसमें बेस्ट विशेज़ और आज के दिन की मुबारकबाद थी, जिसको पढ़कर कशान ने इसे हार्ट सेंड किया। इसके बाद रनम ने इसे केक की पिक्चर के साथ बहुत सारे बैलून सेंड किए, जिस पर कशान ने इसे स्माइल के साथ माई डॉल लिखकर सेंड किया। अभी थोड़ी देर पहले मैसेज टोन पर कशान ने दोबारा रनम का मैसेज देखा और लंबी सांस खींच कर इसने मैसेज चेक किया, जिसमें बर्थडे कार्ड था। कशान ने ढेर सारे किसी वाले इमोजी रनम को सेंड किया और जब से इसके मैसेजेस पर ब्रेक लगा हुआ था, कशान ने मुस्कुराते हुए मोबाइल टेबल पर रख दिया। रनम ने भी तो हुणे ही आराम आया, पहले कितनी देर तक रुकी जाता जवाब दे जाता सी, फिर मैसेज करी जाती सी। तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं रनम, कोई बर्थडे वाले दिन ही बर्थडे का गिफ्ट लेता है। पूरे 3 घंटे ख्वार करके तुम्हें ये शर्ट और परफ्यूम पसंद है। यशल ने चेयर पर बैठकर अपने रनम के लिए आइसक्रीम का ऑर्डर करते हुए रनम से कहा, यार भैया की चॉइस का तो मुझे मालूम है, इनके लिए तो मैं गिफ्ट कब का ले चुकी हूँ, मगर कशान को फर्स्ट टाइम गिफ्ट दे रही हूँ, इसलिए कंफ्यूज थी। पेपर की वजह से मेरा गिफ्ट लेने के पहले निकलना नहीं हुआ। रनम ने आज सुबह यूसरा से मन्नत करके यशल के साथ कशान के लिए गिफ्ट लेने का प्रोग्राम बनाया और काफ़ी देर बाद इसे एक शर्ट और परफ्यूम कशान के लिए पसंद आई। यशल वो इस वक्त गिफ्ट खरीद कर होटल में बैठी हुई थी। पूरे 3 घंटे का वक्त लगाकर रनम बीबी ने कशान साहब के लिए शान कुछ पसंद किया, यानी दाल में कुछ काला पक्का वाला। यशल ने रनम को देखते हुए शरारतन कहा, पागल हो गई हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं, भैया के भाई हैं, वो हमारी फैमिली का हिस्सा, जब भी सोच समझ कर गिफ्ट लेना था। रनम की बुद्धि से वजाहत यशल को हजम करना मुश्किल हुई, मगर मुझे लगता है तुम भैया के भाई को भैया नहीं सैया समझती हो, जब भी तुम्हारे मुँह से कशान के लिए भैया निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। रनम अब कम अज़ कम मुझसे तो मत शर्माओ, बता भी दो क्या बात है। यशल ने मुस्कुराते हुए पूछा तो रनम के चेहरे पर कई रंग एक साथ आए। मालूम नहीं हुआ दिल कब कैसे इनकी तरफ माइल हो गया। थोड़े अकड़ू टाइप इंसान है, मगर दिल के बुरे नहीं है, अच्छा लगता है इनके साथ वक्त गुजारना। रनम ने मुस्कुराते हुए यशल के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर की। अचानक रनम की नज़र एक खूबसूरत और मॉडर्न सी लड़की पर पड़ी, जो कि इसे 3 सीट छोड़कर किसी आदमी के साथ बैठी हुई थी। मालूम नहीं क्यों रनम को लगा जैसे वो कशान हो। उलझन दूर करने के लिए रनम उठी और उसकी टेबल की तरफ बढ़ी। माया से मीटिंग का कहकर होटल में ले आई। कशान बार बार घड़ी देखने में मसरूफ़ था। कितने बजे मीटिंग का टाइम दिया था आपने? कशान ने चेहरे पर बेजारी लाई 3री दफ़ा पूछा। वैसे भी बेटे ने केक लेकर आया और टेबल पर रखा, जिस पर माया ने मुस्कुरा कर देखा। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कशान। माया कैंडल जलाती हुई बोली, जिस पर कशान ने गुस्से से लब खींचे। अब वो इसका प्लान समझा, यकीनन यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं थी, वो झूठ बोल के से यहाँ लाई थी। कशान का दिल जाकर इसके मुंह पर थप्पड़ सीध कर दे। ये क्या फजूल किस्म की हरकत है मिस माया, इस बेहूदगी की वजह से आप मुझे यहाँ लाई हैं। कशान ने तेज़ लहजे में से दरियाफ्त किया। इसे फजूल हरकत नहीं कहते कशान, सरप्राइज़ बर्थडे विश करना कहते हैं। फ्रेंड्स में तो इस तरह चलता है, और मैं तुम्हें फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही समझती हूँ, इसका तो तुम्हें अब तक अंदाज़ा हो गया होगा। सबसे पहले माया ने इसकी बात का मुरा बाने बगैर अपनी मोहब्बत के एतराफ़ किया, जिस पर कशान को मज़ीद खार चढ़ी। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ और ना ही मुझे इस तरह के सरप्राइज़ पसंद है। आप सर शकीब की बेटी, इस लिहाज से मैं आपका एहतराम करता हूँ। आइंदा कोई ऐसी दूसरी हरकत करके मेरे सामने अपना इमेज मज़ीद ख़राब मत कीजिएगा। कशान ने सोचा इसकी तबीयत अच्छी तरह साफ़ कर दे। व्हाट डू यू मीन मज़ीद इमेज ख़राब मत कीजिएगा? अगर मोहब्बत में पहले लड़की कर दे तो इसमें इमेज कहाँ से आ गया? माया को शायद कशान की बात बुरी लगी, जब भी वो बोली, मैं इन मर्दों में से हरगिज़ नहीं हूँ जो सामने बिछी हुई औरतों की मोहब्बत पर सरशार हो। कशान के अल्फाज और अंदाज पर माया बुरी तरह सुलगी। क्या तुमने मुझे बिछी हुई औरत का? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी माया को इस तरह मुखातिब करने की?
आखिर तुम्हें गरूर किस बात का, किस बात पर इतना अकड़ते हो? आखिर कौन है वो जिसके पीछे तुम माया को नज़रअंदाज कर रहे हो? मुकाबला कर सकती है कोई मेरे आगे? क्या नहीं है मेरे पास? दौलत, स्टेटस, हुसन। अरे खुशनसीब हो तुम जो माया ने तुम्हें अपने लिए चुना। वो बीबी कशान को मजीद कुछ कहती मगर कशान की नज़र सामने रनम पर पड़ी। वो चेयर से उठ खड़ा हुआ तो माया भी चुप होकर इस लड़की को देखने लगी जिसके लिए कशान एकदम खड़ा होकर इसकी तरफ बढ़ा। रनम ने एक नज़र इस मॉडर्न लड़की, फिर टेबल पर रखे केक और कशान पर डाली। चुप करके कशान की बात सुने बगैर होटल से बाहर निकल के, जबकि कशान माया पर कहर भरी नज़र डालकर रनम के पीछे बाहर निकला। ओह, तो ये बात है सारी। माया ने रनम के पीछे कशान को जाते हुए देखा तो सोचने लगी, तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही मेरी? कब से पुकारो? रनम होटल से बाहर जाकर रुकी तो कशान इसके सामने खड़े होकर बारोब लहजे में से मुखातिब किया। मम्मा वेट कर रही होंगी, घर जाना है मुझे जल्दी। आपको उठकर यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करें आप। उसे देखे बगैर सामने गाड़ियों को देखते बोली। वो अलग बात, आंखें इसकी सुर्ख हो रही थी जैसे अभी वो रो रहेगी। ओ, तो ये दुख मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने पर है? अंदर चलो मेरे साथ। इस तरह शिकवा करते हुए कशान को और भी क्यूट लगी। कशान ने इसका आगे हाथ बढ़ाकर कहा, ना ही मुझे कोई दुख है, ना ही मुझे वापस आना है, और ना ही मुझे आपकी कोई वजाहत चाहिए। रनम को इस वक्त से ज़रा डर महसूस नहीं हुआ, बल्कि उल्टा अपने ऊपर रोना आने लगा था। तो तुम्हें वजाहत दे कौन रहा है? अंदर चलो मेरे साथ, आज किसी और को कुछ पावर कराना है। कशान इसका हाथ पकड़कर इसे अंदर ले जाने लगा। सामने से आते जाते लोग शायद जवान मर्द का यूं एक नाजुक सी लड़की को हाथ पकड़कर चलने का अंदाज मोहब्बत भरा लग रहा था, मगर कशान के हाथ की सख्ती रनम अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। सामने से यश रनम का हैंडबैग और गिफ्ट बैग जो कि शापर में मौजूद था लेकर बाहर आ रही थी। कशान ने इसको देखकर भी रनम का हाथ नहीं छोड़ा। तुम अकेले कहाँ चली गई थी? अपना सामान छोड़कर घर नहीं चलना क्या वापस? यशल ने कशान को सलाम करके रनम को मुखातिब किया। बैग और शॉपर से थमाया तो कशान ने रनम का हाथ छोड़ा। मैं भी घर के लिए निकल रहा हूँ, रनम को साथ ही ले जाऊँगा। रनम के बजाय कशान ने हल्की से स्माइल के साथ यशल को जवाब दिया, जिस पर यशल ने कंधे उचकाकर रोके का खुदा हाफिज़ कहकर अपनी कार की तरफ चलेगी। कशान ने दोबारा रनम का हाथ पकड़ा और इसे होटल के अंदर लेकर आया जहाँ माया मौजूद थी। शायद वो भी अपना बैग कंधे पर लटकाए ख़राब मूड के साथ घर के लिए निकलने वाली थी जब इसे सामने से कशान इसी लड़की के साथ अंदर आता दिखाई दिया। इन दोनों को हाथ थामे अपनी तरफ आते देख माया अपना गुस्सा ज़ब्त करने लगी। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछी थी आखिर कौन है वो लड़की जिसके पीछे मैं आपको नज़रअंदाज कर रहा हूँ? इससे मिले, यह है रनम, जिसके आगे मुझे और कोई दूसरी लड़की अच्छी नहीं लगती। आपके अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में मुझे बताया, हुस्न, दौलत, इज़्ज़त, नाम। बेशक आप इन चीज़ों के मालिक हैं, मगर दो ऐसी चीज़ें रनम के पास है जिनसे आप महरूम हैं। जानना चाहेंगी कि आपको क्या चीज़ें? कशान ने माया को देखकर सवाल पूछा, जिस पर चुप खड़ी गुस्से में इन दोनों को घूरी थी, जबकि रनम कन्फ्यूज़ खड़ी कभी माया को तो कभी कशान को देखने लगी। मैम, इसकी आंखों में शर्म है जो कि मैंने आज तक कभी आपकी आंखों में नहीं देखी, और दूसरी चीज़, इसके पास कशान अहमद है और मेरी नज़र में आपका और इसका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। कशान माया को कहता हुआ दोबारा रनम का हाथ थामे से वहाँ से बाहर ले गया, जबकि माया इन दोनों को जाता देखती रही। मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो जगह जगह मुंह मारता फिरूँ। जो एक बार दिल में बस गया वो हमेशा के लिए बस गया। ये वजाहत अब मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी तुम्हें नहीं दूंगा। ड्राइविंग के दौरान कशान ने रनम को देखते हुए कहा, फिर इन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। रनम ने एक दो मरतबा गर्दन मोड़कर इसे देखा, इससे बात करनी चाहिए, मगर वो बिल्कुल खामोश ड्राइविंग कर रहा था, तो रनम ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। शाम में चाय पर यूसरा ने अच्छा खासा अरेंजमेंट किया हुआ था। सब घर के फर्द थे जिनके दरमियान कशान और सुबह ने केक काटा। रात का खाना मामूल से थोड़ा लेट खाया गया। इसके बाद बहरोज़ सुबान और कशान रोज़ की तरह बातों के दरमियान चाय पिए थे, जबकि उसरा और रनम अपने अपने कमरे में चली गई। रनम को बार बार आज माया के सामने कशान के केवल अल्फाज याद आ रहे थे, जिससे वो अंदर तक सरशार हो गई। बेडरूम का दरवाज़ा आहिस्ता से नॉक हुआ था। उसने घड़ी में टाइम देखा, अभी 12 बजने में 10 मिनट थे। अमूमन इस वक्त सब अपने रूम में मौजूद होते। रनम ने दरवाज़ा खोला तो सामने कशान को मौजूद पाया। पीछे हटकर कशान को अंदर आने का रास्ता दिया। कशान ने रूम में आकर दरवाज़ा बंद किया। आज तुमने खाने में कोई डिश नहीं बनाई अपने हाथों से? कशान ने रनम का नाजुक हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा, जिस पर रनम चौंकी। यानी 15 दिनों में इसके हाथ से बने खाने के जायके को इस हद तक पहचानने लग गया था। आज मामा ने किचन में जाने नहीं दिया, ना ही केक कुक को कुछ बनाने दिया, बल्कि आज उन्होंने स्पेशली खुद आपके भैया के लिए अपने हाथ से खाना बनाया। रनम आहिस्ता आवाज़ में से बताने लगी, जबकि आज मेरा स्पेशल डे था, इस लिहाज से तो तुम्हें खाना बनाना चाहिए था। क्या आज की माफ़ी, मगर अब डेली मेरे लिए खाना तुम बनाओगे, चाहे कहीं भी जाना हो, कोई भी गेस्ट आइए, कुछ भी हो। वो रनम को देखता हुआ बोला, आपको अच्छे लगते मेरे हाथ के खाने? रनम ने खुश होकर कशान से पूछा। अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। कशान के जुमले पर रनम ने अपने लबों को सुकेड़ा। वो दिलचस्प नज़रों से इसका हाथ अपने हाथों में थामे इसी को देख रहा था। क्या हुआ, अपनी तारीफ सुनकर आज तुम्हारा दिल नहीं भरा? कहो तो फिर से शुरू हो जाओ। वो यकीन आज दोपहर की बात कर रहा था। अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। रनम ने इसको देखकर बोला तो कशान मुस्कुराया। वैसे तो मुझे सुबह से मोबाइल पर 20 बार विश कर चुकी हूँ, एक बार फेस टू फेस विश करो ताकि मैं ठीक से थैंक्स बोल सकूँ। कशान बोलने के साथ इसका हाथ अपने लबों तक लेकर गया। रनम को इस बात का अंदाज़ा नहीं हो, बार बार इसे विश करके अपनी शामत खुद ला चुकी थी। कशान प्लीज़, रनम ने जैसे अपना हाथ कशान के हाथ से छुड़ाया, मगर दूसरे लम्हे रनम के बाल इसकी मुट्ठी में कैद थे। कहा था ना मेरे हाथ से अपना हाथ मत छुड़ाना। रनम के हाथ अपने बाल अपने हाथ की मुट्ठी में जकड़े वो रनम का चेहरा ऊंचा करता हुआ बोला। रनम बुरी तरह डर गई, मगर कशान का गुस्सा देखकर इसमें कुछ बोलने की सकत नहीं थी। अब रनम का चेहरा अपने चेहरे से मजीद करीब करके इसके होंठों पर अपनी शहादत की उंगली फेर रहा था, जबकि दूसरे हाथ से रनम के रेशमी बाल मुट्ठी में अभी तक जकड़े हुए थे। जब अपने होंठ रनम के होंठों के करीब लाया तो रनम ने आंखें बंद कर ली। लफ्ज़ बेशक इसके एहतजाज नहीं करे थे, मगर आंखों ने बरस कर एहतजाज करना शुरू कर दिया। पुराना और कामयाब हथियार।
रनम की आंखों में आंसू देखकर इसने अपना इरादा मुलतवी किया। उंगली के पोर से इसके आंसू साफ करके रूम से निकलता हुआ बाहर चला गया। दूसरे दिन ऑफिस आकर काशान ने अपना रेजिग्नेशन लेटर माया की टेबल पर रखा, जिस पर माया ने सवालिया नज़र से काशान को देखा। मैं अब यहाँ पर मजीद जॉब करने का इरादा नहीं रखता। काशान को लग रहा था कल जो कुछ माया के सामने बोल चुका, अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए उसे जॉब से निकाल देगी। माया के जॉब से निकालने से पहले खुद ही काशान जॉब छोड़ने का इरादा किया। ऑफिस की पॉलिसी और रूल्स के तहत आपको जॉब छोड़ने से कम 6 मंथ पहले इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि सीट के लिए किसी दूसरे काबिल बंदे को रखा जा सके। इसलिए आपका लेटर फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। माया ने काशान को देखते हुए ऑफिस के रूल्स याद दिलाए। मगर मैं इस माहौल में जॉब नहीं कर सकता। काशान ने इसकी आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से कहा, आप यहाँ पर आराम से अपनी जॉब कंटिन्यू करें। आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मिस्टर काशान। माया ने भी इसकी आंखों में देखकर कहा, जी एपिसोड ख़त्म, अल्लाह हाफिज़।